हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे भी बहुत अच्छे होंगे। समीम, रूपाली, राहुल, इंतजार की घड़ियां पूरी। ज्योमेट्री का बच्चों आज आपका लास्ट सेशन है। बहुत डिटेल में थ्योरम को प्रूव करते हुए, एक एक कंसेप्ट के बारे में डिटेल में सारी जानकारियां पढ़ते हुए बेटा आपने ज्योमेट्री टॉपिक को बहुत डिटेल में समझा। और मैं अब ये उम्मीद करता हूं कि आप आने वाले जो भी कोई एग्जाम ट्राई करेंगे तो उनमें ज्योमेट्री के सवाल देखकर आपको डर नहीं लगेगा। मतलब ऐसा फील नहीं होगा कि इसमें क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या बता रहा है, कोई बात क्लियर नहीं हो पा रही। आरडीएक्स भैया आपने क्या भेजा है? अच्छा, आरडीएक्स भाई साहब ने रेड हैट हमें डेडिकेट की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद बेटा। 50,000 मिनट की रेड हैट आपने डेडिकेट की है। और बेटा बाकी और भी जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आप हमें जो ज्योमेट्री आपने पढ़ी आपको समझ में आई, आपने उस पर कमांड करी, तो आप हमें हैट कोई भी डेडिकेट करके उसके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा हमने पढ़ा और हमारा ये एक्सपीरियंस रहा। जो भी रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, जैसा भी रहा, बताइएगा जरूर, ताकि और भी चीजों को अच्छे से काम कर पाए बेटा। आप 100K पे देंगे बेटा, बहुत शुक्रिया। चलिए, तो प्यारे बच्चों, ज्योमेट्री टॉपिक में आप लोग सर्किल में पढ़ रहे थे, जिसपे हम वो जीवाओं की लंबाई ज्ञात करना, है ना, वो सब पढ़ रहे थे। जब बाहर से कोई जीवाएं कटती हैं, अंदर कटती हैं। शुक्रिया बेटा, हैप्पी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेटा इसमें देखो, कोड की लंबाई, जीवा की लंबाई ज्ञात करना, कभी जीवाएं अंदर कटती हैं, कभी बाहर कटती हैं। तो देखो सारे सवालों में ना आपने एक बात तो समझी होगी कि सर बाकी सब बातें ठीक हैं, लेकिन ट्रायंगल हमारे बहुत जगह काम आ रहे हैं। चाहे कोई जीवाओं की लंबाई ज्ञात करनी हो, वहां भी सिमिलरिटी आ जाती है। मतलब सिमिलरिटी ज्योमेट्री का बेस प्रकार में मान सकते हैं। आपको यह समझ में आया होगा कि जब भी सवालों पे कोई जोड़ तोड़ लगते हैं तो उनमें आखिरी पॉइंट पे हमारे काम तो सिमिलरिटी आती है, वहीं से सारे बेटा पॉइंट आपके लिए बन जाते हैं। तो बेटा बताओ, शीट नंबर 3 में कल आपने कितने सवाल कर लिए थे? आई थिंक 10 के आसपास कर लिए थे अपन ने। ये सवाल भी अपना हो गया था, ये भी अपना हो गया था। ये 11 नंबर क्वेश्चन हमने किया था, शायद जिसका उत्तर आया था 36। क्या इस सवाल का उत्तर 36 आया था? हमने वो परिमाप ज्ञात किया था, परिमाप में रेशो उनका 3-4 बना था। एक में अगर 27 है तो इसका 36 बनेगा। ये भी सिमिलरिटी का कंसेप्ट था, सिमिलरिटी से सवाल बनता है, सिमिलरिटी से आपने इसको भी ट्राई कर लिया था। आगे बढ़े बेटा, यहां से आगे के सवाल ट्राई करते हैं। और आज कई सारे नए कंसेप्ट, कई सारी नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक वृत्त के अंदर बिंदु ओ पर दो जीवाएं ए बी और सी डी कटती हैं। एओ दिया गया, ए बी दिया गया, सी डी दिया गया है। तो सीओ और ओडी के छोटे और बड़े खंड के बीच का अनुपात ज्ञात करना है। देखो बेटा, बहुत ही आसान सा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये। एक कोई भी सर्किल है, उसके अंदर दो जीवाएं कटती हैं, कैसे मर्जी मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। हमें इसके अंदर दो जीवाएं बनानी है। एक जीवा का नाम है ए बी, दूसरी जीवा का नाम है सी डी, और ये दोनों आपस में बिंदु ओ पर कट जाती हैं। ए ओ का मतलब आपको एक दिया हुआ है, ए बी का मतलब 13 है, तो ओ बी कितना 12 बचेगा? बेटा बताइए, ओ बी कितना 12 बचेगा? हाँ। और सी डी पूरा 8 है। अब देखिए, मुझे सी डी के बारे में पता नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं क्या, सीओ को एक्स और ओडी को वाई। तो एक्स प्लस वाई का मान कितना आएगा? एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का मान सवाल में 8 दिया हुआ है, 8। यहां मैं आपको यह भी कह सकता हूं कि मैं जीवाओं के बारे में एक बात जानता हूं, एओ और ओबी का मल्टीप्लाई सीओ और ओडी के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, एक्स और वाई का मल्टीप्लाई है ना, वो 12 आएगा। एक्स और वाई का मल्टीप्लाई 12 आएगा। तो बेटा दो ऐसी संख्याएं बताओ, दो ऐसे नंबर बताओ जिनको गुणा करके तो 12 लिख पाए और जोड़कर 8 लिख पाए। बच्चे के मन में आएगा सर 6 और 2, गुणा करके इनको 12 बना सकते हैं, जोड़कर इनका 8 बन सकता है। तो 6 और 2 बन गया। मैंने पूछा बड़े और छोटे खंड के बीच का अनुपात बनाओ, तो बड़े वाले का और छोटे वाले का अनुपात आ गया 3:1 से। इस सवाल का उत्तर बन जाएगा। और इसके अलावा करना भी क्या है, और अलावा समझना भी क्या है। बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न था ये। तो ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है बेटा, ये एग्जाम का दिया हुआ सवाल है, और सवाल अपने आप में बहुत आसान है, सवाल अपने आप में बहुत इजी है। क्लियर? चलिए, यो ट्राई कर दीजिए फटाफट से। जितने बच्चे हैं फटाफट से इस सवाल को ट्राई कर दीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल बहुत आसान लग रहे होंगे। जीवाओं के कंसेप्ट आपने पढ़ लिए हैं दोस्तों। ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं, ये कटती हैं। हमारी प्रोफाइल पे जाओगे तो मिल जाएगी दोस्त, ऐसी भी क्या बात है। आप जीवाओं को ना, आप लाइन का कोई मेजरमेंट नहीं है, वैसे ही आइडिया से मान लिया करो। एक दूसरे को मान लो ई पर काटती हैं।
ए का मतलब 12 है, बीई का मतलब 20.25 है, सीई और डीई का रेशो 3:1 है। बेटा ये वाली दूरी अगर x है तो सीई कितना 3x आएगा। हाँ सर, ये बात तो हम जानते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 गुणा 20.25 के मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। सर यहां से देखो 3 से काट दो, इसको 4 बार कट जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 गुणा 20.25। प्यारे बच्चों x अगर लूंगा 4 का रूट में 2 आ जाएगा, ये 4.5 का स्क्वायर है, x की वैल्यू आ गई 9। अगर मैं आपसे डीई की लंबाई पूछता तो डीई को 9 कह सकते हैं। अगर मैं आपसे सीई की लंबाई पूछूं तो 9 तिया 27 कह सकते हैं। क्या पूछा गया? सीई। सीई आ जाएगा बच्चों 27। अगर मैं पूरी लाइन सीडी पूछूं तो सीडी की लंबाई 36 आ जाएगी। वो कुछ भी पूछ सकता है बेटा, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। सीई की लंबाई पूछ सकता है, वो आपसे बीई की लंबाई पूछ सकता है। सब चीजें काउंट करना आपके लिए आसान है, क्योंकि आप जानते हैं कि दो जीवाएं अगर सर्किल के अंदर कटती हैं तो ए गुणा ईबी बराबर सीई गुणा ईडी होता है। और हमने ये क्लास में साबित भी किया था किस प्रकार होता है। ये भी बताओ बेटा, सिमिलरिटी वाले कंसेप्ट से आया था ना, जो ये नियम है ए गुणा ईबी बराबर सीई गुणा ईडी, ये भी सिमिलरिटी से ही बनाए, ये कोई अलग नियम नहीं है। अगर आप सिमिलरिटी को समझते हैं तो उसी से ये प्रोड्यूस किया गया था, उसी का ही रिजल्ट है बच्चों। एक जीवा जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के अंदर 120 डिग्री का कोण अंतरित करेगी? प्यारे बच्चों 5√3, ये एक्चुअल में 5 रूट था, 5√3, ये 5√3 बनेगा। ए ऑप्शन 5√3। बिना पेन उठाए सवाल कर सकते हो ना, ये बिना पेन उठाए बात समझ सकते हो। आपको इस सवाल के लिए पेन उठाने की नीड नहीं थी बच्चे। देखिए ये है आपके सामने एक सर्किल जिसका केंद्र है ओ, यहां पर एक जीवा है, जीवा एक कोड है बच्चों, ये वाली मान लीजिए, ये केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, यानी ये वाला कोण 60 बना है। आप मुझे बताओ बेटा, ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी क्या दोनों ही आपके लिए रेडियस हैं क्या? अरे बोलो भाई, ओ ए और ओ बी दोनों आपके लिए रेडियस हैं, तो जाहिर सी बात है ये दोनों कोण भी बराबर आएंगे। अगर ये बराबर आएंगे तो 60-60 डिग्री के ही आएंगे, यानी ये साइड 5 है तो ये साइड भी 5 आ गई और ये साइड भी 5 आ गई। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, सारी भुजाओं की लंबाई आपस में क्या आ गई? बराबर। आप कह रहे हैं एक उस जीवा की लंबाई बताओ जो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बना रही है। मैंने यहां पर एक जीवा बना दिया है, ये जीवा मैंने मान लिया बेटा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है और मुझे सीडी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं कि रेडियस तो 5 ही है, नीचे हम देख पा रहा हूं ओए भी रेडियस है, ओबी भी रेडियस है, ओसी रेडियस है, ओडी रेडियस है, सब 5-5 आएगा और ये दोनों एंगल बराबर बराबर आएंगे। 30-30 120 का एंगल पड़ा है, 30-30 130 का एंगल पड़ा है बेटा। 30-30 130 में 30-30 120 में रेशो बनता है 1:1√3, तो ये 1 है, ये 1 है, ये √3 आएगा, तो 5√3 आपके सवाल का उत्तर बन गया, ए उत्तर आएगा। डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है, डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है, सवाल में कोई अलग से काम करने की नीड नहीं है। 1:1√3 की बात को समझ लीजिएगा, डायरेक्टली आप उसे अप्लाई कर पाएंगे। आई बात समझ में? कोड AB एंड CD एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, तो वृत्त के AE, EB, AD की लंबाई आपको दी गई है, तो वृत्त के व्यास का मान ज्ञात करना है, व्यास का मान ज्ञात करना है। AE और EB दिया गया क्या? 12, 3, 4, तो ये बन गया 4 और 36 40, 40 और 9 49 और 16 65, रूट में 65 बटा में 2 करेंगे, रूट में 65 उत्तर बन जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। ए। क्या बच्चों बताओ, ए ही आंसर आएगा ना? लेकिन बालक कह रहे कैसे, ये आपने कैसे कर दिया, हमें तो पता ही नहीं चला 65 कैसे बनता है। तो सुनिएगा, एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को समझो बेटा, बड़े काम की चीज है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। सुनो कंसेप्ट क्या है बच्चों, यदि इफ इन एनी सर्किल, यदि किसी वृत्त में दो जीवाएं, टू कॉर्ड्स, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री पर काटें, अगर किसी वृत्त में दो जीवाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटें, इफ इन एनी सर्किल टू कॉर्ड्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, बेटा 90 डिग्री पर अगर दो कॉर्ड काटती हैं तो आपका रिजल्ट क्या बनता है? आइए उस बात को एक बार समझ लेते हैं। ये कंसेप्चुअल थ्योरी है, आपको पूरी डिटेल में आनी चाहिए बेटा, इसके लिए आपको पूरा तरीके में काम समझना है, बहुत ध्यान से समझना, बड़े काम की चीज है बेटा। ये मैंने जीवा मान ली AB और ये मैंने जीवा मान ली CD। मान लीजिए इसकी लंबाई A है, मान लीजिए इसकी लंबाई B है, मान लीजिए इसकी लंबाई C है, मान लीजिए इसकी लंबाई D है। D पॉइंट पता है क्या मान रहा हूं, ये E पॉइंट मान लो, मतलब CE की लंबाई को, या एक काम करो कोड के नाम कुछ अलग दे लेते हैं अपन ना, ताकि तुम्हें ABCD में कंफ्यूजन नहीं हो जाए।
कोड के नाम में पी क्यू आर एस दे लूं बेटा, ये लो, अब ठीक है, अब ठीक है। और मान लो ये पॉइंट टी पर कटती हैं, अब मान लो ये पॉइंट टी पर कटती हैं, अब ठीक है बेटा। दो जीवाएं हैं 90 डिग्री पर कट रही हैं, तो आप मुझे कायदे में एक बात बताइए, मैं पीटी की लंबाई को ए मान रहा हूं, टीक्यू की लंबाई को बी मान रहा हूं, आरटी की लंबाई को सी मान रहा हूं और टीएस की लंबाई को डी मान रहा हूं। तो इसका बेटा एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर तुम्हें इस वाले वृत्त की रेडियस ज्ञात करनी है, रेडियस है, तो रेडियस ज्ञात करने के लिए आप करना रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बटा में 2। ये नोट कर लेना बेटा, ये नोट कर लेना, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बटा में 2। कैसे आया मैं आपको समझा दूंगा, अभी ये कैसे बना ये मैं आपको बता दूंगा। सिर्फ एक बार इस बात को लिख लीजिए ताकि लिखना आपको समझ में आ जाए, आप लिखने पर इस पे काम कर पाए। क्या बेटा इतनी बात तो क्लियर है? ये लिखा है प्रियांश लाल किताब में, लेकिन ये बना कैसे ये पता है? ये फॉर्मूले का डेविएशन क्या है ये बात जानते हैं? चलिए मैं आपको ये बात देखो बेटा साबित करके बता रहा हूं, मैं आपको ये बात प्रूव करके बता रहा हूं। और जो प्रूव करने के स्टेप है ना, जो प्रूव करने के स्टेप है आप उनको भी समझना, ये भी आपके लिए बहुत काम की चीज है। प्यारे बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, देखो आप समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना। पी क्यू की लंबाई कितनी है? पी क्यू, तो आप कहना सर पी क्यू की लंबाई है ए प्लस बी। और आर एस की लंबाई कितनी है बेटा? आर एस की लंबाई आ रही है सी प्लस डी, यही है क्या? ये मान लीजिए मेरे इस वृत्त का केंद्र है, मैंने इस सेंटर का सर्किल मान लिया, सेंटर में केंद्र मान लिया। क्या आप ये जानते हैं कि अगर मैं सेंटर से जीवा पर परपेंडिकुलर बनाऊंगा, लंब बनाऊंगा, परपेंडिकुलर बनाऊंगा, तो इस जीवा के दो इक्वल इक्वल पार्ट करता है बेटा, ये जीवा के इक्वल इक्वल दो पार्ट कर देता है। ये बात आपको याद है? तो फिलहाल आप मुझे केवल इतना बताइए, ये जो पार्ट बच गया इतना सा, क्या इसको मैं a प्लस बी बटा 2 कह सकता हूं क्या? इतने से पार्ट को, इतने से पार्ट कह सकते हैं सर, ये बात ठीक है। अच्छा मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए सर इसकी रेडियस, यानी मैं OQ को ज्ञात करना चाह रहा हूं। OQ को ज्ञात करना चाह रहा हूं, मेरे को OQ मिल जाए ना तो यही मेरे सर्किल की रेडियस है। तो मेरे सामने देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल का मान लो मेरे पास बेस तो आ गया, बेस तो आ गया। अगर कोई व्यक्ति इसका मुझे ये परपेंडिकुलर बता दे, फिर तो हम पाइथागोरस लगा के हाइपोटेन्यूज ज्ञात कर लेंगे, है ना? कॉमन चीज है बेटा। देखो राइट एंगल ट्रायंगल में देखो बेस पता है, हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो परपेंडिकुलर कोई बता जाए तो बात बन जाए। तो मैं परपेंडिकुलर के लिए इसके पास गया, इसके पास गया, मैंने यहां पर एक लंब डाल दिया परपेंडिकुलर। बड़े कायदे में समझना बेटा, ये जो ऊपर का मामला है, ऊपर का मामला है, ये कितना c प्लस डी बाई 2 आ गया क्या? इतना c प्लस डी का आधा आ गया। लेकिन आप मेरी एक बात तो समझो कि अगर मैं r से लेकर t तक की दूरी ज्ञात करूं, r से t तक की दूरी, क्या वो c थी? r से d तक की दूरी c थी, और इसमें से मैं ये इतना पार्ट उड़ा दूं, इतना पार्ट उड़ा दूं, तो क्या बचेगा? आप कहना c माइनस सी प्लस डी बटा 2, तो ये बनेगा c माइनस डी बटा 2। क्या बच्चों ये इतना सा पार्ट, छोटा सा चिन्ना सा पार्ट है, ये c माइनस डी बटा 2 आ गया क्या? अब देखिए ये वाला कोण 90 डिग्री का था, ये भी 90 डिग्री का था, तो ये आकृति आपके सामने बन रही है एक रेक्टेंगल। ये आकृति बन गई रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है तो बेटा आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो ये भी c माइनस डी बटा 2 ही तो आएगा। ये साइड बराबर आएगी। अरे बोलो बोलो बोलो। ट्राइंगल ओ बी क्यू, ये ओ बी क्यू नहीं, माफ कीजिएगा, इसका नाम कुछ दे लीजिएगा, एस टी यू दे लेना। ट्राइंगल ओ यू क्यू में तुम्हें सारी बातें मिल गई हैं। आपने कहा सर ओ क्यू का अगर स्क्वायर ज्ञात करना होगा ना, तो मैं इन दोनों के स्क्वायर जोड़ दूंगा। ए बी का स्क्वायर, सॉरी माफ कीजिए बटा में 2 भी है, अरे यार ऐसे लिखो, ए प्लस बी का स्क्वायर बटा में 2 प्लस करना पड़ेगा सी माइनस डी बटा 2 का स्क्वायर। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? हाँ सर। OQ का अगर मैं स्क्वायर ज्ञात करूंगा, देखो इसको बटा में 4 तो लिख लेंगे, ऊपर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2cd बटा में हो गया 4। क्या ये बात ठीक है? दोस्तों एक कंसेप्ट आपने देखो कर रखा है, जीवाओं की लंबाई ए बी और सी डी थी, तो ए गुणा बी बराबर सी गुणा डी होगा। ये तो वैसे ही जानते हैं अपन कि दो जीवाएं अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो ए और बी का मल्टीप्लाई सी और डी का मल्टीप्लाई बराबर है, तो ए बी और सी डी को काट दें। तो OQ क्या है एक्चुअल में? OQ रेडियस है। रेडियस क्या बन जाएगा बेटा? अंदर में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और सबके बटा में 2 आ गया। ये आपका कंसेप्ट है, ये आपका तरीका है, इसे साबित किया गया। मैं 1 सेकंड में आया, आप इसे नोट कीजिए।
हाँ भैया, तो बताइए बेटा, आपको ये कहानी समझ में आई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाली। जब किसी भी सर्किल में, जब किसी भी सर्किल में दो, कोई भी दो बेटा आपके सामने जीवाएं हैं, वो 90 डिग्री पर अगर कटती है ना, तो रेडियस का मान होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बटा में 2। अच्छा, एक दो छोटी मोटी बातें और पढ़ लें, क्योंकि ये पढ़ने का माहौल बन ही रहा है बेटा। मुझे ये स्क्रीन से मिटाना पड़ेगा, पर मैं मिटाऊंगा नहीं। मैं एक काम करता हूं, आपके लिए अगला पेज ले लेता हूं। कई बार बच्चे क्या होते हैं, बाद में इसको चीज को ढंग से समझते हैं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इतना बड़ा सर्किल बना रहा हूं, इतना बड़ा। इसमें मैंने दो जीवाएं बेटा ऐसे बना दी अपनी मर्जी से, ठीक है? समझते हैं ना ध्यान से आप। इसका नाम दे दिया मैंने पी क्यू, इसका मैंने नाम दे दिया आर एस। ये इसका केंद्र है, यहां पर इसकी दूरी ए है, इसकी लंबाई बी है, इसकी लंबाई सी है, इसकी लंबाई डी है। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई है, मैंने प्रूफ करके बताया, रटना नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जो होगा, ये एक्चुअल में क्या होगा, बटा में 2 के बराबर होगा। हो गया ना क्लियर? ये ठीक है सर। एक बात आप मुझे और बता दो, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है टी, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है टी। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है बच्चों, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आर से क्यू को मिला देता हूं। ये दूरी मान लो आपको दे देगी एक्स, और ये दूरी भी आपको दे देगा, ये दूरी भी आपको दे देगा वाई। मतलब वो तुमको ना एबीसीडी के मान नहीं देगा, वो तुमको एबीसीडी के मान नहीं देगा, ये एक्स और वाई दे देगा। तो तुम रेडियस ज्ञात कर सकते हो। आप कहोगे सर कोई फर्क नहीं है। अरे आप मुझे बताओ, ये एक्स एक्चुअल में है क्या? ये एक्स भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का ही पार्ट है। क्या मैं एक्स स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा 2 लिख सकता हूं? माफ कीजिएगा, बटा 2 नहीं है, वो गलती से लिख दिया। एक्स स्क्वायर को क्या मैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 कर सकता हूं? हाँ। और वाई स्क्वायर भी क्या है बच्चों? वाई स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यानी ऊपर वाले फॉर्मूले में ए और बी सी और डी इनको जोड़ूंगा तो यही तो बन जाएगा। क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में 2, ये वाली बात? अरे समझ में आ रही तुम्हें बात है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वो कई बार तुम्हें ए और बी सी और डी के मान ना देकर एक्स और वाई के मान दे देगा। तो वो कोई अलग बात थोड़ी है, हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करेंगे और बटा में 2 करना भूलिएगा मत। दूसरा पॉइंट क्लियर है आपको? चलिए अब तीसरी एक बात को और समझ लेना। एक बार पेपर में सवाल यह भी आया था कि केंद्र से इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ये वाली। केंद्र से इंटरसेक्शन के बीच की, यानी ओटी की लंबाई ज्ञात करनी है बेटा, ओटी। तो तुम्हें यह बात तुरंत क्लिक हो जानी चाहिए माइंड में, सर इसके लिए आप वही तरीका लगाओगे जो पहले आपने लगाया था, इसके लिए हम वही तरीका लगाएंगे जो पहले हमने लगाया था। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि इस ओ बी की लंबाई आपने, इस ओ से लेकर ये पॉइंट है, इसकी लंबाई तुमने ज्ञात की थी बेटा, ये सी माइनस डी बटा 2 था क्या? अरे ये तुमने ज्ञात किया था ना, सी माइनस डी बटा 2 था। अच्छा, कोई मुझे ये इतनी सी लाइन बता पाएगा? इतनी सी बता पाएगा? आप कहना हाँ सर, ये बी में से ए प्लस बी बटा 2 घटा के आ जाएगा, तो ये बी माइनस ए बटा 2 आएगा। सर ये वाली लंबाई है ना, बी माइनस ए बटा 2 आएगी क्या? हाँ सर। क्या सर? ले जाओ ना, सारे बर्तन ले जाओ, वो चाय भी ले जाओ, कोई बात। क्या वो पड़ी जाओ यहाँ पे, b माइनस ए बटा 2 आ जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। और अब ये देखो, बार बार करने की नीड नहीं है, तुम्हें पता लग गया कि ये लंबाई है ना, ये c और d के डिफरेंस का हाफ है, ये b और a के डिफरेंस का हाफ है, b और a के डिफरेंस का हाफ है बेटा। और यहां पे अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई करूंगा, यानी ओटी का स्क्वायर अगर मुझे ज्ञात करना है, तो आप कायदे से कह पाएंगे कि सर c माइनस डी का स्क्वायर है बटा में 4 प्लस b माइनस ए का स्क्वायर है बटा में 4, यही बनेगा। अरे बोलते रहिएगा। हाँ बस। तो ओटी स्क्वायर कभी ज्ञात करना हो तो ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 सी डी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
माइनस 2ab बटा में हो गया 4। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? तो कभी तुम्हें अगर ओटी स्क्वायर ज्ञात करना हो ना, ओटी का मान ज्ञात करना हो ना, देखो बेटा आप इस चीज को डायरेक्ट ऐसे, या एक काम करो ना, एक्सटेंड मत करो, एक्सटेंड करने सवाल बढ़ जाएगा, इसको आप सीधा लिखो। अगर कभी ओटी ज्ञात करना हो ना, ओटी, तो ओटी ज्ञात कैसे करोगे? ओटी ज्ञात कैसे करोगे? मतलब कि केंद्र से मिलने वाले पॉइंट के बीच की दूरी बी माइनस ए पे ऐसे हावी मत होना, ये एक्चुअल में बी और ए का डिफरेंस है, ये एक्चुअल में ए और बी का डिफरेंस है, सी और डी का डिफरेंस लेना है। देखो मुझे क्या पता बेटा, मुझे क्या पता इस सवाल में सी छोटा आएगा कि बड़ा आएगा, है ना, डी बड़ा आएगा, तो मैंने मान लिया। हो सकता है जीवाएं इधर कटती हो, ऊपर कटती हो, सी छोटा हो, डी छोटा हो, ए बड़ा हो, बी बड़ा हो, मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो इसलिए मैंने बता दिया ए और बी के डिफरेंस का आधा, सी और डी आधा बटा में 2 करना है, ये इस बात की वैल्यू आ गई बेटा। हाँ, चूंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आएगा, तो डिफरेंस से कोई मतलब नहीं है, डिफरेंस से कोई मतलब नहीं है मुझे। मैं 5 में से 3 बोलूं, 3 में से 5 घटाऊं, स्क्वायर करूंगा तो 4 ही बनना है बेटा। ये बात क्लियर है? चलिए ये सवाल कर दीजिए। जीवा ए बी और सी डी एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। बेटा दो जीवाएं हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। अरे अनुराग, मैंने टिक मार रखा है उत्तर ए बनेगा, तो फिर भी बी बता रहा है यार। टिक मार रखा है कि उत्तर ए बनेगा, तो फिर भी बताओ, नालायक हो गया, बी बता रहा है। जीवाएं ए बी और सी डी हैं, ए बी सी डी। अरे कोई मान लो, क्या फर्क पड़ता है? कोई मान लो, क्या फर्क पड़ता है बेटा? आप जीवा ए बी ये मान लो, वो मान लो, मैंने कौन सा नाप के बनाई है भाई? अपन तो कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं, कंसेप्ट की बात को फॉलो कर रहे हैं, ठीक। तो मैंने बताया दोस्तों ए का मान कितना है? 2। ओके, ईबी कितना है? ईबी दिया है दोस्तों आपको 6, और क्या दिया है? ईडी, ईडी की लंबाई दी है 3। आप मुझे पहले तो ये बताओ, सीई 4 आएगा क्या? अरे 6 दूनी 12, 4 तिया 12, इनका गुणा तो बराबर आएगा ना। इन्होंने चारों मान नहीं दिए, 3 मान दे दिए, 3 मान दे दिए, तो मैंने ज्ञात कर लिया 6 दूनी 12, 4 तिया 12 बराबर आएगा, तो ये 4 हो गया। अगर मैं रेडियस पूछता तो आप कहते सर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बटा में 2 करना पड़ता। लेकिन डायमीटर पूछा है तो 2 का यहां गुणा कर दीजिए, 2 आर डायमीटर ही होता है। 4 और 36 40, 40 और 16 56, 56 और 9 65, रूट का 65 आपके सवाल का उत्तर है। मुझे नहीं लगता कि इस सवाल को करने में 10-15 सेकंड से ऊपर टाइम लगना चाहिए, क्योंकि आपको थ्योरम पता है, क्योंकि आपको नियम पता है, आपको रूल पता है बेटा। जब तक रूल नहीं पता तब तक बड़ी दिक्कत है, तब बड़ा समस्या है। लेकिन रूल अगर समझ में आ गया तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं है, फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कर पाएंगे आप लोग? चलिए ट्राई करें। इन्होंने तुमसे घुमा फिराकर वृत्त का क्षेत्रफल पूछ लिया। बेटा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, अगर मुझे कोई रेडियस बता दे। भाई अगर तुम रेडियस नहीं बताओगे तो मुझे दिक्कत है, रेडियस नहीं बताओगे तो मुझे दिक्कत है। लेकिन आपने रेडियस ज्ञात करने का तरीका जान लिया। ये 16 है दोस्तों, ये 12 है। ओ माय गॉड, ये 16 है, 12 है, याद है ना? याद है ना? बताया था ना बच्चा, बताया था ना तुमको। रेडियस क्या आती है? रेडियस आती है सर रूट के अंदर 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144 बटा में 2। रेडियस आ गई 10। एरिया आता है पाई आर स्क्वायर, 100 पाई आपके सवाल का उत्तर आ गया। कितनी देर का सवाल है ये? है कितनी देर का सवाल है बेटा ये? अगर पेपर में ये सवाल दिख जाए और तुम्हें एक्स वाई वाला नियम पता है, तुम्हें एक्स वाई वाला कानून पता है, तो बस आप सवाल देखते ही समझोगे 16 12 20 का ट्रिपलेट है, 20 बटा 2 करेंगे 10, तो 100 पाई उत्तर बन गया, काम खत्म। ये सवाल तुम्हें खुद से करना है, ये मैं नहीं बताऊंगा। बड़ा अच्छा सवाल है बेटा ये, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। मतलब ऐसे क्वेश्चंस में जाकर तुम्हारी ज्योमेट्री चेक होती है, तुमने कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा जीवन में आज तक। बेटा दो जीवाएं हैं, बताओ एक दूसरे के लंबवत कटती हैं। ये अपन ने दो जीवाएं बता दी हैं, इनको एक दूसरे के परपेंडिकुलर पे काट दिया। आप लंबाई की चिंता मत किया करो, मैंने कोई जीवाएं नाप तोल कर नहीं बनाई है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, वृत्त की आपको रेडियस भी दे रहा है 15। भाई रेडियस दे रहा है तो कोई ना कोई रेडियस का यूज होगा, तो ही दे रहा है, ये पागल थोड़ी तुमको रेडियस देगा। ये 15 रेडियस दे रहा है। अच्छा एक जीवा की लंबाई 20 है, एक जीवा की लंबाई 24 है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर इस जीवा सीढ़ी की लंबाई को मैं 20 मान लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है? 20 मान लो, तुमने इसको 20 मान लिया,
तो क्या ये 10 आएगा क्या बच्चों? ये 10 आएगा क्या बताओ? यानी कि इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में दोस्तों आपको ये लाइन ज्ञात करना आसान है। 225 में से 100 गए, 125 है। 125 का रूट लूंगा तो ये बनेगा 5√5। क्या बताओ, ये 5√5 आ गया? बहुत बढ़िया प्रियांश। सेम कार्यक्रम इधर भी कर दो, सेम कार्यक्रम इधर भी कर दो मेरे दोस्तों, सेम काम इधर भी कर दो, इधर भी कर दो। ये लो, ये कर दिया। ये अगर 15 था, 24 में से ये 12 आएगा दोस्तों, ये 12 आएगा तो ये 9 आएगा क्या? अरे ट्रिपलेट जानते हो ना, 9 12 15, 3 4 5 का 5 गुना है, सॉरी 3 गुना है, 3 4 5 का 3 गुना है। आपने कहा सर इनके प्रतिच्छेद बिंदु की केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है, तो आपको इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ये दूरी OE ज्ञात करनी है। तो आप कहना सर OE जो आएगा वो रूट के अंदर आएगा, इसका स्क्वायर हो गया 125, 9 का स्क्वायर 81, रूट के अंदर आ गया 206। जब तक ज्योमेट्री नहीं पढ़ी ये सवाल बड़े मुश्किल थे, अब लगता है कि इनसे आसान कुछ नहीं है, इनसे इजी बात कोई हो नहीं सकती। कितना आप लोग उस टाइम हल्ला किया करते थे, सर ज्योमेट्री पढ़ा दो, सर ज्योमेट्री नहीं आती, ज्योमेट्री नहीं होती। ज्योमेट्री आपने पूरी कर ली है और अब आप अच्छे से सवाल कर भी पाओगे। आज खत्म भी हो गया और मतलब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने मामला सेट कर लिया होगा, क्वेश्चंस आप लोग बना पा रहे होंगे। बेटा डिटेल में बताइए, मैंने सिर्फ आपको थ्योरम नहीं बताई, रट लेना। ये नहीं बोला कि भाई साहब रेडियस ज्ञात करनी हो, R बराबर रूट के अंदर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर, रट लेना काम हो जाएगा। रटना नहीं है, कैसे बना ये बता दिया, लेकिन बेटा इन पर मेहनत करते रहना। अब तुम ना 2015 से लेकर अब तक के जितने पेपर हुए हैं, किरण की किताब में, कोई और किताब में आपको सवाल मिल जाएंगे, तो उनको ट्राई करते रहना, उनको कोशिश करते रहना, उनका प्रयास करते रहना। ये मतलब जब तुम सवाल करोगे ना तो हो सकता है तुम पहली बार में 70% सवाल कर पाओ, बीच बीच में चीजें माइंड से निकल जाती हैं, कई बार कौन सा थ्योरम कहां लगाएं कई बार क्लिक नहीं करता। तो अगर 70% तक सवाल बन पा रहे हैं ना तो बहुत बेटा कायदे की चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेपर में इस प्रकार के इजी इजी क्वेश्चन बहुत पूछता है बेटा। ये आपके सामने सवाल है, आपने प्रीवियस ईयर में आपने कहीं ना कहीं बेटा ये सवाल जरूर देखा होगा। ये सवाल इस टाइप के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ये बहुत इजी सवाल होते हैं, ये तुमको पलक झपकते ही आने चाहिए, ये मानकर चलना। आपने देखे होंगे गारंटी से, जिस बच्चे ने कभी कोई प्रीवियस ईयर ट्राई किया हो ना, तो ऐसे सवालों से आपका सामना पक्का हुआ होगा। ये केंद्र है O, जीवा है AB, 17 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, ये 15 की दूरी है, तो ये 8 रहा होगा दोस्तों, जीवा की लंबाई 16 रही होगी। ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे ना, मिलते हैं बेटा, खूब मिलते हैं, भर भर के इनका यूज मिलता है आपको। और इनमें ट्रिपलेट का खेल है, इनमें सारी कहानी ट्रिपलेट की है। ट्रिपलेट को जितना बढ़िया से जी पाओगे उतना बढ़िया काम कर पाओगे दोस्तों। हाँ तो बेटा मॉक भी जो टेस्ट बनते हैं वो प्रीवियस ईयर को देखकर बनते हैं ना IDX। अगर जो मॉक टेस्ट बनते हैं वो पेपर को देखकर बनते हैं, भाई पेपर का क्या लेवल है उसको देखकर डिसाइड होता है। सुनिएगा, AB और CD दो समांतर जीवाएं हैं, वृत्त के केंद्र के विपरीत और है। मतलब एक जीवा अगर केंद्र के इस तरफ है, दूसरी जीवा केंद्र के इस तरफ है, ऐसा है। मैं जीवा AB की लंबाई 10 है और CD की लंबाई आपको 24 दी गई है, वैसे आइडिया से मान रहा हूं, दूरियों को इतना सीरियस मत लिया करो आप। हमें इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, कुछ नहीं करना सवाल में। आप मुझे बताइए, ट्रिपलेट का खेल है दोस्तों। ये जीवा अगर पूरी 10 थी तो मैं इसके 5-5 के पार्ट कर लूं, ये 13 था तो ये 12 बन गया, यहां भी 13 था, ये 12 था बच्चे, तो ये 5 बन गया। दोनों के बीच की लंबाई आ गई 12 और 5 17। यानी इस सवाल को करने में आपके काम क्या आया बताइए? ट्रिपलेट 12 5 13 वाला, 12 5 13 वाला भी काम आ गया। कई बार 15 8 17 वाला यूज कर लेगा, 24 7 25 वाला यूज कर लेगा। बात कॉमन सेंस की है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये कितना हो गया? 18 और 24 42 30 हो गया। करो आंसर, क्या आएगा? 20 30 आएगा क्या? हर बार सवाल इतना आसान भी नहीं आता है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन इजी बताए, एक बात और समझो, ये केंद्र है दोस्तों, 2 जीवाएं हैं विपरीत दिशा में हैं केंद्र के, एक केंद्र के इस तरफ जीवा है, दूसरी केंद्र के इस तरफ जीवा है, ये 2 जीवाएं मैंने मान ली। ये दोस्तों AB है और ये CD है, ठीक। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ये आपको दी गई है 42। आप तो कायदे से इसको मिला दो, इसको मिला दो। अब मुझे एक बात बताओ, AB अगर 36 था
तो ये वाला पार्ट 18 बनेगा। अगर CD बच्चों, CD कितना था, CD था 48 है, तो ये वाला पार्ट 24 बनेगा। अब दोस्तों कॉमन सेंस लगाइए, मैं नहीं कह रहा कि तुम इनको ट्रिपलेट लिखो, एक्स वाई लिखो, 42 लिखो। अरे ये लाइन 24 है, ये लाइन 18 है, हाइपोटेनियस इनका सेम लंबाई का आएगा क्या? अरे हाइपोटेनियस इनका सेम लंबाई का आएगा तो एग्जामिनर ने यही तो करा होगा कि इसका परपेंडिकुलर 18 मान लिया, इसका 24 मान लिया। ये लो भाई, इनके बीच की दूरी 42 है, तो क्या मैं ये 18 ऊपर 24 नीचे लिखूंगा तो अब इन दोनों का हाइपोटेनियस सेम आएगा क्या? अरे बताओ बताओ, 18 24 लिख दिया। जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है? 42। हो गया सवाल, हो गया बेटा। तो आपका रेडियस पूछा 30 आ गया, 24 का स्क्वायर 576, 18 का स्क्वायर 324, रूट में करोगे 900 का रूट लोगे, 30 आपके सवाल का उत्तर बन गया। कितना इजी है बच्चों बताओ। 3 4 5 का 6 गुना करोगे तो 18 24 और 30 बन जाएगा, काम खत्म। डायरेक्ट शिफ्टिंग से सवाल कर लिया हमने, कुछ एडिशनल चीजों को करने की नीड नहीं पड़ी। बताओ 20 नंबर सवाल क्लियर सबको? जब आमने सामने जीवाएं बनती है ना, जब केंद्र के विपरीत दिशा में जीवाएं बनती है ना, तो सवाल दोस्तों बहुत ही आसान बनता है। थोड़ा सवाल अच्छा तब बन जाता है, थोड़ा सवाल बढ़िया तब बन जाता है जब जब दोनों जीवाएं सेम साइड में होती हैं। अगर दोनों ही कोड सेंटर के किसी एक साइड में दे दी जाए ना, तो थोड़ा सवाल उससे बढ़िया बन सकता है बेटा, तो थोड़ा सवाल उससे बढ़िया बन सकता है। जैसे कि ये सवाल है, एक बार इसको समझते हैं बड़े ध्यान से। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया। एरिया वेरिया भूल जाओ, टारगेट करो रेडियस पे। रेडियस आएगी तो एरिया अपने आप आएगा। हमारा टारगेट है रेडियस ज्ञात करना। आइए करते हैं दोस्तों। दो समांतर जीवाएं हैं बेटा, ये केंद्र से एक ही दिशा में है, तो आप मुझे बताइए कुछ ऐसा मान लूं क्या एक ही दिशा में? ये छोटी जीवा मान लो AB, इसकी लंबाई 24 है। ये बड़ी जीवा मान लो CD, इसकी लंबाई 32 है। परपेंडिकुलर तो आप यहां से डाल ही दीजिए दोनों पे, दोनों पैरेलल थी तो ये मैंने बना दिया परपेंडिकुलर। ये इसका भी परपेंडिकुलर है, ये इसका भी परपेंडिकुलर है। ऐसा बेटा दोनों की रेडियस बताओ सेम आएंगी। OC भी रेडियस है, OA भी रेडियस है। इतना डायग्राम आपको क्लियर है जी? अच्छा ये बताइए, ये मान लो पॉइंट E और F पे कटती हैं, मान लो ऐसा पॉइंट E और F पे कटती हैं। ये वाली लाइन 12 और ये लाइन 16 है क्या ऊपर वाली? ये 12 है, ये 16 है। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 8 है, ये वाली दूरी 8 है, ये दूरी 8 है। इस ऊपर की दूरी को x मान लूं, इस ऊपर की दूरी को x मान लूं क्या? तो इसमें रेडियस सीधी नहीं आएगी, पहले x निकालना पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताओ, OC का अगर मैं स्क्वायर करूं, OC का स्क्वायर करूं तो x स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर करना पड़ेगा। और मैं बेटा OA का अगर स्क्वायर करूंगा, OA का स्क्वायर करूंगा तो 12 का स्क्वायर प्लस x प्लस 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये दो इक्वेशन आपको समझ में आ रही हैं? हमें ये दोनों चीजें ऐसे लिखकर साबित नहीं करनी है, पता है कि दोनों बराबर आएंगी। एक्स स्क्वायर प्लस 256 है दोस्तों, बराबर आएगा 144 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64। सही है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 16x की वैल्यू आ गई 256 माइनस 4 4 8 208, यानी कि 48x का मतलब कितना आ गया? पहले आप x पे काम करोगे, पहले आप x पे काम करोगे। अब आपने कहा रेडियस, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकाल लो बेटा। OC का मतलब कितना आएगा? OC एक रेडियस है, 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256, रूट में आएगा जी 265। क्योंकि मेरे को क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पाई आर स्क्वायर चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 265। पाई का मतलब होता है 3.14, ये 265 गुणा करना है। थोड़ा ऑप्शन से लीजिए ना आइडिया। 26 दिया 78, यानी ये करीब करीब 800 बनेगा। थोड़ा 800 से बड़ा उत्तर बनेगा, उत्तर बी आ गया। थोड़ा उत्तर 800 से बड़ा बनेगा, पर इतना बड़ा भी नहीं बनेगा कि 900 पहुंच जाए। थोड़ा 800 से बड़ा बनेगा, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है 900 पहुंच जाए। तो सवाल का उत्तर आपके लिए आ चुका है बी। एरिया ऑफ आंसर की टेक्निक है, एरिया ऑफ आंसर को लगाना है बेटा। ध्यान देना, जब केंद्र के अपोजिट साइड में जीवाएं होती है ना, तो सवाल बड़ा आसान बन जाता है। थोड़ा सा आपके लिए एक कदम आगे तब चलना पड़ेगा जब सेम साइड में जीवाएं आएंगी। तो पहले आप इस एक्स को फाइंड आउट करेंगे बेटा। ये सब स्टेप लिखने नहीं होते, जैसे ये स्टेप है, ये स्टेप लिखने नहीं होते, ये चीजें आपके माइंड में चलती हैं, लेकिन यहां डिटेल में बताने के लिए मैं लिख रहा हूं। क्या बच्चों बताओ 21 नंबर सवाल समझ में आया सबको? ट्वेंटी टू
22। बिल्कुल वही सवाल है, बिल्कुल वही सवाल है, बिल्कुल वैसा ही सवाल है बेटा। ऐसे ही तुम्हें बिना मतलब कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। दो जीवाएं हैं केंद्र के, सेम डायरेक्शन में है, ओके। एक जीवा है ए बी, छोटे वाली जीवा को ए बी लिखना है, बड़े वाली जीवा को सी डी लिखना है। ए बी का मतलब 6 है दोस्तों, सी डी का मतलब 12 है दोस्तों। क्या मुझे बताओ, अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो नीचे वाली लाइन को 3, ऊपर की लाइन को 6 लिख लूं क्या, आधा आधा करके? है बेटा, ऐसा आधा आधा लिख लूं ना। उनके बीच की दूरी सीडी की लंबाई का 1/4 है, इनके बीच की दूरी 3 है क्या? अरे दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 3 है। अब एक कॉमन सेंस लगाइएगा और बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाए आप मुझे बताइए, ये छोटे वाली दूरी भी तो 3 आएगी, ये वाली दूरी भी तो 3 आएगी ना। कैसे पता? अरे भैया इसमें 3 है 6 है, 6 है 3 है, तभी तो हाइपोटेनियस सेम बनेगा। एक साइड में 6 दिया है, एक साइड में 3 दिया है, तो 3 6 6 3, 3 6 6 3, हाइपोटेनियस सेम आ गया, खत्म बात, हो गया सवाल। रेडियस ज्ञात करनी है, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, रूट ले लीजिए। रूट में 45 करोगे बेटा, 9 5 45, 3 रूट 5 उत्तर बन जाएगा। सवाल का उत्तर बन गया ए ऑप्शन। ये छोटे छोटे सवाल हैं, पेपर में एक क्वेश्चन पक्का आएगा। कोड की लंबाई ये जो दी जाती है इस प्रकार के सवालों में, एक सवाल बेटा आना ही आना है, चाहे प्री में आए चाहे मेंस में आए, एक क्वेश्चन इस कंसेप्ट से बनेगा ही बनेगा। दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। एक सवाल आपको डेफिनेटली इस प्रकार का मिलेगा। कितना सा लिखा है अपन ने, है? जरा बताइए। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में ये लिखा नहीं गया बेटा, इस सवाल में ये बात लिखी नहीं है कि जीवाएं एक ही तरफ है या अपोजिट में है। तो आप लोग मुझे बताओ ना बेटा, इस सवाल में क्या है, जीवाएं अपोजिट में है या एक ही साइड में है? आप कहना सर जीवाएं अपोजिट में है, कैसे पता? 30 सेंटीमीटर व्यास है, यानी रेडियस इस सवाल में 15 है। उनके बीच की दूरी अगर 21 है तो जाहिर सी बात है बेटा दूर दूरी आएंगी बेटा। रेडियस अगर 15 है, बीच की दूरी 21 दी गई है, तो वो दूसरी तरफ ही आएगी, ये बात फैक्ट हो गई। अरे वाह सर। और जब दूसरी साइड में जीवा आती हैं, फिर तो सवाल पता नहीं क्यों हमारे लिए इतना आसान बन जाता है। एक जीवा 24 है, ये 24 है तो ये 12 आ गया। ये अगर 12 आ गया और आपको ये पता है कि ये साइड 15 है, तो इसको 9 आना ही पड़ेगा। ट्रिपलेट देखो ऐसी सेट करता है, ये ट्रिपलेट ऐसी सेट करता है बेटा। अब ऊपर मुझे लग रहा है ये 12 9 करवा देगा। ये दूरी 12 है तो इसको 9 आना पड़ेगा, 9 9 18, उत्तर बी बन गया। 3 4 बार ये सवाल पढ़ लोगे ना बेटा, जब वर्कआउट कर लोगे ना, तो ये सवाल तुम्हें करने नहीं पड़ा करेंगे, ये खुद से हो जाया करेंगे। ये सवाल तुमसे खुद से बन जाया करेंगे। डायग्राम तक बनाने की नीड नहीं होगी, डायग्राम तक बनाने की नीड नहीं होगी, डायरेक्ट इन बातों को इंप्लीमेंट कर पाओगे आप। बच्चे कह रहे गुरुजी मजाक मजाक में आपने सवाल तो बढ़िया दे दिया है, मजाक मजाक में सवाल तो आपने बढ़िया दे दिया। ये एपी का मतलब कितना है? 8। एपी कितना है? एपी ये इत्तू सा है, 8। और पीबी का मतलब है दोस्तों 5। पीबी का मतलब है 5। पी आर का मतलब है 6। और पी क्यू का मतलब पूछा है, पी क्यू का मतलब तुमसे पूछा है। देखो, 2 सर्किल तुम्हें बनाकर दिए हैं, इस प्रकार की कहानी तुम्हें बनाकर दी है ना। उनकी जीवाएं जुआएं करती हैं, काफी मतलब कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन है। अरे वाह होगी, तुम बड़े समझदार हो गए हो यार आजकल। होगी भाई, बड़े तेज गति में सवाल करने लगे हैं। नहीं मतलब हालांकि आपने किया तो गलत ही है, पर मतलब कर दिया, ये और भी बढ़िया बात है। ठीक है, पहले बच्चों ये जो 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं मेरे को, एपीक्यू और पीबीआर, एपीक्यू और पीबीआर, क्या इनमें कोई सिमिलरिटी बन सकती है क्या? क्या इनमें कोई सिमिलरिटी बन सकती है क्या? इन दोनों ट्रायंगलों में कोई सिमिलरिटी का जुगाड़ लग सकता है क्या? भाई देखो, भुजाओं की लंबाई तो तभी आएगी अगर ये 5 है 6 है, इनका रेशो बन जाएगा ना, रेशो बन जाएगा तो बात हो जाएगी। तो सिमिलरिटी ढूंढते हैं, सिमिलरिटी कहां लगती है सुनिएगा। मैं तुम्हें जितना बता रहा हूं उतना एक बार गौर करना, उतना एक बार गौर करना। एक बार तुम नीले वाले सर्किल को देखो, नीले वाले सर्किल को बेटा, नीले वाले सर्किल को तुम देखोगे
ASRP, ASRP, क्या ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या? या APRS कह दो, APRS। APRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में कोई भी एक्सटीरियर एंगल सामने वाले इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, ऐसा कुछ पढ़ा कभी जीवन में? ऐसा कभी किसी मास्टर तुमको बताया है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सामने वाले इंटीरियर एंगल के बराबर होता है? आप मुझे बताओ, अगर ये वाला कोण थीटा है, इस कोण को अगर मैं थीटा मान लेता हूं, तो ये सामने वाला इसका ये रहेगा एक्सटीरियर थीटा, इसके बराबर होगा क्या? अरे हाँ गुरु जी, ये थीटा और थीटा एंगल बराबर हो गए, ये थीटा थीटा बराबर हो गए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, चक्रीय चतुर्भुज में, एक्सटीरियर एंगल दूसरे सामने वाले इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। अब तुम लाल वाले सर्किल को देखो, लाल वाले को, PBSQ, PBSQ, ये भी बच्चों बताओ एक चक्रीय चतुर्भुज है क्या? ये PBSQ, PBSQ भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या? हाँ सर, ये वाला भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और अगर ये साइक्लिक है दोस्तों, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मालिक ये अंदर का ये एंगल जो एक्सटीरियर है ना, ये अगर फाई है तो सामने का इसका ये रहेगा अपोजिट में फाई। और अगर दोस्तों दो दो आपके कोण बराबर आ गए, तो तीसरा कोण तो बराबर हो ही जाएगा, तीसरा कोण तो बराबर हो ही जाएगा। यानी आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, ट्रायंगल APQ सिमिलर होगा किसके? तो ए थीटा है, इसका थीटा आर है, P इसका अल्फा है, इसका भी P अल्फा है, और इसका Q फाई है, इसका B फाई है, इसके ये बराबर हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया। AP का मतलब मुझे पता है 8 है, मैं AP यूज करूंगा, बटा में इसका मुझे PR लेना पड़ेगा, PR RP लो एक ही बात है। मुझे PQ ज्ञात करना है, इसका मुझे PB चाहिए, ये लो बेटा, ये अपना काम हो गया, ये अपना काम हो गया दोस्तों। तो ये 8 है, और PR कितना है? PR का मतलब 6 है, PQ कितना है? 5, PQ मुझे ज्ञात करना है एक्चुअली, और PB कितना है? 5। 40/3 यानी 40/6, 20/3 उत्तर बनेगा। पॉइंट्स में दिया है तो 6.66 आंसर लगा दीजिए। आप ना ये बातें समझ लोगे कि जब तुम्हें कोई ट्रायंगल दिए जाए दो, एक ट्रायंगल में दो भुजाएं दी जाए, एक ट्रायंगल में एक भुजा दी जाए, तो वो तुमको सिमिलरिटी बनाने का प्रयास करवाएगा। अब सिमिलरिटी को तुम जितनी जल्दी ऑब्जर्व कर लोगे, सिमिलरिटी जितनी जल्दी ढूंढ पाओगे, उतना आपका काम फास्ट होगा, उतना आपका रिजल्ट लोगों से जल्दी आएगा, बेहतरीन आएगा, शानदार आएगा। ये बढ़िया लेवल का सवाल है बेटा, हर व्यक्ति इस प्रकार के सवाल नहीं करता है। बहुत सारे बच्चे सवाल देखकर डर जाते हैं कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया, जबकि ये सवाल कतई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ये हो गया, क्लियर है? एसएससी 2017 के पेपर का पूछा हुआ सवाल, 2017 के मेंस का पूछा हुआ सवाल है। एक्चुअली कई बार तो ना बेटा क्या होता है कि बच्चे ना इन आकृतियों को देखकर डर जाते हैं, बच्चे इन आकृतियों को देखकर डर जाते हैं। ये रूट वूट में अंदर ए स्क्वायर, बेटा जहां जहां पर ये A2 लिखा हुआ है ना, A2, इसको आप यार ए स्क्वायर समझना, ये एक्चुअली ए स्क्वायर है। जितने भी ऑप्शन में आप A2 देख रहे हैं ना, ये ए स्क्वायर है यार, वो एक्चुअली स्क्वायर बन नहीं पाया किसी कारण से, तो थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक होगी हमसे, आप उसे एज ए स्क्वायर ट्रीट करना। ए बी का मतलब कितना है? ए बी का मतलब कितना है? ए। AC का मतलब कितना है? 4। AC का मतलब कितना है? 4। BC इसका डायमीटर है, BC एक व्यास है, तो जाहिर सी बात है ये ऊपर का कोण 90 डिग्री बना होगा, डायमीटर तो 90 डिग्री कोण बनाता है। तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ BC की वैल्यू कितनी आएगी? BC की वैल्यू आएगी सर रूट में A स्क्वायर प्लस 16। सही है भाई, 90 डिग्री का वो एंगल था, हाइपोटेनियस ज्ञात करना है, एक भुजा A है, एक भुजा 4 है। अच्छा आप मुझे बताओ OB कितना बनेगा? OB कितना बनेगा? OB तो इसका हाफ होगा, इसका आधा होगा, डायमीटर का आधा रेडियस ही तो है। मैंने OB तो ज्ञात कर लिया, सवाल कह रहा है OD, सवाल ने हमको OD पूछा है, OD। तो मैं अगर किसी तरीके से BD की लंबाई ज्ञात कर लूं, तो क्या अपने सवाल का उत्तर मिल जाएगा? अगर मैं BD की लंबाई ज्ञात कर लूं दोस्तों, BD की लंबाई ज्ञात कर लूं, तो मेरे को ये बात बड़ी इजीली समझ में आ जाएगी कि मैं BO में से BD घटा दूंगा तो OD मिल जाएगा। बताओ भैया BD कैसे ज्ञात करें? एक थ्योरम था, एक थ्योरम था
क्या थ्योरम था भाई? क्या ऐसा था क्या, ए बी स्क्वायर बराबर बी डी गुणा बी सी? एक थ्योरम था क्या ऐसा कुछ? अरे दोस्तों, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अंदर इसके राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हालांकि आपने ये बात सिमिलरिटी में पढ़ रखी है, फिर भी मैं आपको एक बार इसके बारे में बताता हूं, कहीं पे आपसे गलती ना हो जाए। ये दोस्तों एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक बार के लिए मान लीजिएगा एबीसी, ठीक है। मैं इसके अंदर मान लीजिए कर्ण पर एक लंब डाल रहा हूं, ये एक मैंने लंब डाल दिया डी पर। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं तुम्हें, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं बच्चे, एक बड़े वाला ट्रायंगल है, एक बड़े वाला ट्रायंगल है, और एक बीडीसी मान लो, क्या ये आपस में सिमिलर होंगे क्या? हाँ, देखिए आप कोई से दो एंगल पकड़ लो, ये वाला कोण अगर थीटा है, तो ये नीचे वाले ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में कॉमन हो गया, ये 90 और ये 90, तीसरा इसका ये एंगल और ये वाला एंगल बराबर ही तो होगा भाई। छोटा बड़ा ट्रायंगल हमने किया था ना, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो सिमिलरिटी लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो सिमिलरिटी बनेगी, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री हो गया, एक इनमें कॉमन हो गया, तो तीसरे एंगल को बराबर होना ही पड़ेगा। तो अगर आप इस बड़े वाले ट्रायंगल में और इस छोटे वाले ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगाओगे, लगा सकते हो बेटा। देखिए बड़े वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल का मतलब है एबीसी, बड़े वाले ट्रायंगल का मतलब है एबीसी, छोटे वाले ट्रायंगल का मतलब है एबीडी, इनमें इसका ये कोण 90 है, ये पूरा एंगल 90 है, बी एंगल इनमें कॉमन है, बी एंगल इनमें कॉमन है बच्चों। तो अब मुझे बताओ इनका तीसरा बचा कोण बराबर आएगा सी, और इसका ये ए कोण बराबर आएगा। अरे आपने सिमिलरिटी पढ़ी है ना, थोड़ी बहुत सिमिलरिटी पढ़ी है ना? हाँ, अगर आपने सिमिलरिटी पढ़ी है, थोड़ा बहुत आपने सिमिलरिटी को जिया है बेटा, तो इसका सिंपल सा आपका नियम बनेगा ए बी स्क्वायर बराबर बी डी गुणा बी सी। अब ये आप डायरेक्टली ये बात नोट भी कर सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर, और अगर बनाना चाहोगे तो सिमिलरिटी के स्टेप लिखकर, सिमिलरिटी के स्टेप लिखकर साबित कर सकते हो। बनेगा यही ए बी स्क्वायर बराबर बी डी गुणा बी सी। ये कैसे बना, से बनाया बेटा, इसी कहानी से बना है, ए बी स्क्वायर बराबर बी डी गुणा डी सी। तो मेरे को, मैंने सिर्फ यही क्यों लिया, आपने इधर वाला ट्रायंगल क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेरे को बीडी चाहिए ना बेटा, मेरे को बीडी चाहिए, मेरे को ये लाइन चाहिए, इसलिए मैंने इस छोटे वाले ट्रायंगल को फोकस किया है, छोटे वाले ट्रायंगल को हाईलाइट किया है, और कोई अपना अलग से औचित्य नहीं है दोस्तों। क्लियर? चलिए अब कर लेते हैं सवाल। ए बी का मतलब पता है? हाँ पता है सर, ए स्क्वायर होता है। हाँ सर, ये ए होता है, ए 90 डिग्री होगा। ए 90 डिग्री क्यों होगा? अरे परपेंडिकुलर मैंने यहां बनाया है, ए 90 थोड़ी होगा। अरे अपेक्षा, ये तीसरा एंगल तीसरे एंगल के इक्वल, इसके पूरे के इक्वल नहीं होगा, इस नीचे वाले पार्ट के ऊपर ये वाला एंगल होगा। पता नहीं यार कहां सो रहे हो। बाइसेक्ट की बात कौन कर रहा है? बाइसेक्ट की बात कौन कर रहा है? किसने बोला बाइसेक्ट किया है? बीडी कितना है बच्चों? बीडी तो मुझे ज्ञात करना है। और बीसी कितना है? बीसी, बीसी आपने ज्ञात कर रखा है, ये वाला रूट ए स्क्वायर प्लस 16। सर बीडी इससे ज्ञात हो गया, बीडी की वैल्यू आ गई है ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस 16, ये उत्तर आ गया। आपने कहा सर ओडी चाहिए था, ओडी कैसे निकालें? तो ओडी के लिए आप बीओ, बीओ मतलब ये वाला ए स्क्वायर प्लस 16 बटा में 2 माइनस कर दीजिए ए स्क्वायर बटे रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस 16, सही है। एलसीएम आ गया 2 गुणा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस 16, ऊपर आएगा दोस्तों ए स्क्वायर प्लस 16 माइनस आएगा 2 स्क्वायर। तो आपके सवाल का उत्तर बी बन जाएगा। बी इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। बी आपके सवाल की वैल्यू बननी चाहिए, बी आपके सवाल का तरीका बनना चाहिए। देखो ये तो हो गया, इस सवाल को अपन ने थ्योरम से साबित किया, ये तो हो गया, हमने इस सवाल को थ्योरम से साबित किया। और वैसे अगर चाहे ना तो आप कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप कोई वैल्यू पुट कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। सवाल तो एकदम ठीक बनेगा, सवाल तो एकदम ठीक बनेगा बेटा। आप कोई वैल्यू पुट करोगे ना, वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए सर हमें? जिसपे ट्रिपलेट बन जाए। आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं एक ही जगह पे 3 लिख लूं? तो मेरा हाइपोटेनियस तो 5 आ गया, यानी व्यास 5 आ गया, ये दूरी 2.5 आ गई, मुझे पता लग गई 2.5 आ गई। अब आप मुझे बताओ इसका एरिया कितना होता है? 12। भाई अगर मैं पूछूं इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, सॉरी माफ कीजिए 6, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई 6 होता है, तो 1/2 आधार ये मान लिया जाए, तो एडी की लंबाई ज्ञात कर पाओगे। फिर इससे आप अगर एडी आएगा, एडी अगर आ जाएगा तो बीडी भी ज्ञात कर लोगे, फिर बीडी भी ज्ञात कर लोगे, और बीडी ज्ञात करोगे तो आप ओडी की लंबाई ज्ञात कर पाओगे। फिर आपको ऑप्शन में वेरीफाई करना पड़ेगा किस ऑप्शन में सेम काम मिलता है, वो थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स पड़ जाएगा। बेहतर यही है
कि जो बातें दी गई हैं उनको समझने का प्रयास करें, उनके आधार पे चीजें बनाने की कोशिश करें। क्या बताओ 25 नंबर सवाल तुम्हें कुछ कुछ समझ में आया क्या? पूरा नहीं आया कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आएगा तो ही चलेगा। दो चार सवाल देखते हैं बढ़िया बढ़िया से, और उसके बाद अपन करेंगे बाद में बात बेटा। अभी आपके लिए कुछ नए नए कंसेप्ट भी आज आएंगे, बस ये 4-5 सवाल बचे हैं, इसके कर लो, फिर एक नया कंसेप्ट शुरू होगा, ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे फिर। या ब्रेक मत ही लो ना यार, क्या ब्रेक में जान निकल रही है अपनी, आखिरी क्लास है आज, ज्योमेट्री पूरी होनी चाहिए, सवाल कोई बचना चाहिए। √3 + 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की C1 की जीवा। अच्छा सुनिएगा, ये क्या है बेटा, 2 सकेंद्रीय वृत्त है, यानी एक के अंदर दूसरा वृत्त, ऐसा है क्या? सकेंद्रीय कॉन्सेंट्रिक बेटा मतलब होते हैं, इनका केंद्र एक ही है बेटा। एक वृत्त की जीवा दूसरे वृत्त को टच कर रही है, एक वृत्त की जीवा दूसरे वृत्त को टच कर रही है, ऐसे करेगी क्या? एक वृत्त की जीवा दूसरे वृत्त को टच कर रही है, ऐसे करेगी क्या? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, बड़े वाले की त्रिज्या है √3 + 1। √3 + 1 मतलब ये बड़ा मान है दोस्तों, बड़ा मान है, ये वाला मानू क्या बड़े वाले मान को? √3 + 1 एक्चुअली ये वाली चीज है, और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है ये वाली, √3 - 1। अरे बताओ यही है क्या? तो आपने कहा सर ये पॉइंट सी है, अगर मैं BC की लंबाई ज्ञात करता तो क्या बनता, सुनिएगा, इसका स्क्वायर करूंगा 3 और 1 4, 4 + 2√3, 4 + 2√3 यही बनेगा, और माइनस इसका स्क्वायर करूंगा तो इसमें आएगा 4 - 4 + 2√3 यही बनेगा बच्चों, 4 से 4 कट गया, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई? रूट के अंदर 4√3, सही है क्या? BC का मान 4 में से 2 तो बाहर आ गया, 3 की पावर लग जाएगी 1/4, क्योंकि रूट पे रूट है ना, ये BC नहीं चाहिए मुझे, AB चाहिए, तो इसका दुगना कर दीजिए, 4, 3 की पावर 1/4 है, ऐसा लिखा जाएगा। ये आपके सवाल का उत्तर बन गया। लिखने का ही बेटा फर्क होता है, अगर 3 की पावर 1/4 है ना, तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं 3 और यहां पर 4, ये पावर 1/4 का मतलब है। अनुराग भैया क्या हो गया, ऐसे तुमने हाथ ऐसे काहे कर लिए, क्या तुम्हें समझ नहीं आया? सिंपल बेटा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, और इस सवाल में क्या किया बताओ? अरे पाइथागोरस के तो सवाल है, पाइथागोरस के अलावा सवाल में कुछ करना ही नहीं है। रूट राट में डर गए देख के कि ओ हो बस रूट राट में थोड़ा स्क्वायर वक्वायर करना मेंटली किया करो भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। SSC के पेपर का पूछा हुआ सवाल, आधी दुनिया सवाल देखकर डर जाए, आधी दुनिया सवाल देखकर खौफ खा जाए। भाई साहब एक एक जीवा तो हमसे संभलती नहीं थी, एक एक जीवा तो हमसे संभलती नहीं थी, ये दो दो जीवा मिला रहे हैं। CD और AB डायमीटर है, गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा दोस्तों, ये CD भी डायमीटर है, ये AB भी डायमीटर है, यानी ये केंद्र है O, ठीक है। और क्या AB और CD एक दूसरे पर लंब है, AB और CD लंब है, ठीक है, डायमीटर है, ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, ये बात आपको बता दी। वृत्त की त्रिज्या 5 है, मतलब OC का मतलब भी 5 है, OB भी 5 है, ठीक है, रेडियस 5 आपको दे दी गई दोस्तों, ठीक है। CNND 2:3 में है, CN कहां है? CNND, अच्छा ठीक है दोस्तों, एक बात बताओ ना, CNND पूरा CD कितना 10 था क्या? अरे रेडियस 5 है तो पूरा पूरा CD कितना आएगा? 10, 10 को तुम जोड़ोगे 2:3 में, ये 4/6 बनेगा। और PB कहां है? PA ये भी दोस्तों डायमीटर है, तो PB भी 4 बनेगा और ये भी 6 बनेगा। इतना समझ में आया क्या तुम्हें? देखो मैं तुम्हें लिखकर बता रहा हूं, मैं तुम्हें लिखकर बता रहा हूं, गौर करना। CN का मतलब बच्चों 4 है, तो NO का मतलब 1 बच गया क्या? 1, और नीचे वाला ये 5 हो गया, ऐसा ही है क्या? और तुम इस पर भी नजर मारो ना, OP भी 5 है, PB कितना है? PB है बच्चों 4, तो OP भी 1 बच गया। ये बताओ ये समझ में आएगा तुम्हें? बाकी सब छोड़ो। सवाल देखने में ही डरावना है, डरावना है नहीं वैसे बेटा, सवाल देखने में ही डरावना है। हमसे ना SM की लंबाई पूछी है, SM की, ये पूछा है बेटा, ये इतना सा। अभी इतना सा तो कैसे आए, इतना सा तो कैसे आए? मैं एक काम करता हूं, इसको मिला डालता हूं, हम एक काम करते हैं, इसको मिला डालते हैं। अगर इस तरीके को समझें, अगर इस तरीके को समझें तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा बेटा। क्या बताओ SM की लंबाई ज्ञात कर पाएंगे क्या?
जरा मुझे बताइए, कितना आसान सवाल है बेटा। ये ओ एस क्या है? ओ एस त्रिज्या ही तो है, त्रिज्या। अरे ओ एस त्रिज्या ही तो है बेटा। ये 90 डिग्री का कोण है? ये त्रिज्या है 5, ये लाइन पता है 1, 25 में से 1 गए 24, और 24 का रूट लूंगा तो 2√6 बन गया। अगर तुम पूछो मुझसे कि सर एनएस की लंबाई कितनी है, मैं बोलूंगा 2√6 बेटा। लेकिन मेरे को तो केवल एसएम पूछा है, एसएम, तो इसमें से ये 1 घटा दूं क्या? अरे 2√6 में से 1 घटा दूं क्या? ये उत्तर बन गया। अल्लाह, ये सवाल था। हाँ, ये सवाल था। देखने में कितना लग रहा है ना बेकार सा, गंदा सा क्वेश्चन। सॉरी अल्फाबेट लिख दिए सर, है ना। उसके बाद इसमें वो क्या भाई साहब आकृति बना दी, सवाल में कुछ था ही नहीं। ये 5 है, ये 1 है, 24 है, 2√6, 2√6 में से 1 घटा दो, ऐसे। ये लो भाई, इतने आसान सवाल में कुछ था नहीं। ये एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। ये एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, और ये मेंस का सवाल है बच्चों। अब देखो, मेंस में भी सवाल ना दिखने में हो सकता है खतरनाक आ जाए, लेकिन कंसेप्ट लॉजिक बड़े प्यारे से होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भैया शशांक, मेंसुरेशन नहीं होगा अभी। ट्रायंगल एबीसी में बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा है, ठीक है। एबी और एसी को बिंदु पी और क्यू पर काटता है। एबी और एसी सीपी की लंबाई दी गई है, तो बी क्यू की लंबाई क्या होगी? ऐसा। अरे एक ट्रायंगल में अर्धवृत्त बनाओ बेटा, एक ट्रायंगल में अर्धवृत्त बनाओ। एक्चुअली एक तो ना अर्धवृत्त बनाने का तरीका नहीं है इसमें यार, सिस्टम में ना होना चाहिए अर्धवृत्त बनाने का ना, मेजरमेंट दिया नहीं गया। कॉपी में होता तो मैं लिख कर बना लेता। सुनो, पहले मैंने सर्किल ही बना लिया। आप नीचे वाले पार्ट को भूल जाना, मैं मिटा नहीं पाऊंगा, आप समझ लेना नीचे वाला पार्ट नहीं है। ट्रायंगल है बच्चों ए बी सी। हमारा ये ट्रायंगल क्वेश्चन को चीर फाड़ कर उससे पार निकल गया। ए बी सी, अच्छा ट्रायंगल बीसी को व्यास माना है इन्होंने, बीसी को डायमीटर बीसी को मानना है बेटा। ये बी मान लेना, ये सी मान लेना, और ये ए है, ये इसका केंद्र है क्योंकि डायमीटर था ना। ओके, ए बी और ए सी को पी और क्यू पर काटता है। ये पी और क्यू पर काट दिया अपन ने। ए बी की लंबाई कितनी है? 30। पूरा ए बी 30 है बच्चों, टॉप से लेकर ए से लेकर बी तक की दूरी 30 है। और एसी कितना है? एसी 25। एसी कितना है? 25। जब भी तुम्हें कभी अर्धवृत्त दिखे, जब भी तुम्हें अर्धवृत्त दिखे, तो समझ लेना वो 90 डिग्री का कोण तुमसे बनवाएगा ही बनवाएगा। बीक्यू की लंबाई पूछी है, और ये भी पूछा। अरे दोस्तों ये बताना मुझे, ये बताना, ये भी एंगल 90 डिग्री का और ये भी एंगल 90 डिग्री का होगा क्या? अच्छा, सीपी की लंबाई भी दी गई है 20। अल्लाह, सवाल बन गया पूरा। सिमिलर क्या है बेटा? अरे ये दोनों, एक बात बताओ, ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी में अगर मैं भुजा एबी को बेस मान लूं, बेस, अगर एबी को मैं आधार मान लूं, तो क्या सीपी उसकी ऊंचाई बन गई क्या? 90 डिग्री का एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर है बेटा, तो ऊंचाई बन गई। तो मैं एरिया कह सकता हूं क्या? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, एबी गुणा सीपी। और बेटा उसी प्रकार मैं एसी को आधार मान लूं, एसी को, तो इसकी ऊंचाई बी क्यू बन गई। भाई किसी भी भुजा को बेस मान सकते हैं, उसके संगत ऊंचाई होती है, वही तो हाइपोटेनियस ज्ञात करने का तरीका, सॉरी ऊंचाई ज्ञात करते हैं अपन। एरिया बेटा 1/2 से 1/2 कैंसिल। एबी का मतलब 30 दिया है, सीपी का मतलब 20 दिया है, एसी का मतलब 25 दिया है, और बी क्यू अपने को ज्ञात करना है। तो 600 में 24 का 25 का भाग दोगे, 24 उत्तर आ गया बेटा, खत्म। आपको सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको इनके जुगाड़ भी लगाने आने चाहिए, आपको इनके बारे में व्यवस्था पूरी आनी चाहिए। ये एक बेटा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, आखिरी सवाल इस टाइप का, फिर हम चलेंगे इसके बाद में आपकी टेंजेंट वाले कंसेप्ट पे, जिनमें आपको डीसीटी टीसीटी ये सब बताएंगे, उनके बारे में समझेंगे। लेकिन मेरे पास पानी भी खत्म हो गया, चलो 5-7 मिनट तो देखते हैं, उसके बाद करते हैं व्यवस्था कोई ना कोई। नहीं ब्रेक अभी मत लो सूरज, क्वेश्चन बेटा पड़े हैं 15, पूरे नहीं हो पाएंगे यार। लास्ट में 1-2 सवाल रह भी गए तो बच्चे बाद में चिल्लाएंगे कि हाय हाय हमारा सवाल नहीं हुआ, हाय सवाल नहीं हुआ।
आज सोच रहा हूं आपको शीट पूरी करवा के जाऊं ताकि ज्योमेट्री आपकी अच्छे से पूरी हो जाए। जीवा AB वृत्त के केंद्र से 5 मीटर दूर है, त्रिज्या 13 है। इतना देखते ही समझ गए क्या जीवा की लंबाई 24 आएगी? अरे इतना देखते ही समझ गए क्या जीवा की लंबाई 24 आएगी? अरे मुझे बताओ, बताना नहीं पड़ेगा मुझे दोस्तों 24 कैसे आया। अरे जीवा की लंबाई 24 कैसे आई, समझ गए ना? साबित करके बताओ सर। 13, 5, 12, 12, ये जीवा है 24। इतना ध्यान तुम्हें देना आना चाहिए। अब क्या कहता, एक अन्य जीवा AB को P पर इस प्रकार काटती है, एक अन्य जीवा AB को P पर काटती है इस प्रकार कि AP और PB, अच्छा एक अन्य जीवा है उसका नाम CD है। तो एक बार मैं बताऊं बेटा, ये एक्चुअली 13 और 5 का आपके लिए कोई यूज नहीं था, ये सिर्फ आपको इसीलिए दिया गया था कि तुम AB की लंबाई को 24 ज्ञात कर पाओ। इसका कोई पर्पज नहीं है, बस ये इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। अब एक्चुअली क्या है ना, इसमें एक और जीवा भी है। AP छोटा है कि बड़ा है? AP छोटा है, PB बड़ा है। एक और जीवा मान लो ये वाले, कैसे मान लो, टेढ़ी मेढ़ी कोई दिक्कत नहीं है, CD। दोस्तों ये इसको 3:5 में तोड़ रही है, 3:5 में ये P पर तोड़ रही है, P पर। तो AP और PB 3:5 में है, यानी 24 है, ये वाला 9 और ये 15 आएगा क्या? मैंने पूछा CD की न्यूनतम लंबाई क्या बनेगी। देखो बेटा आप मुझे एक बात बताना, CP गुणा PD करूंगा तो क्या 135 आना चाहिए क्या? हाँ। और अगर अगर दोस्तों अगर तुम्हें CP प्लस PD मिनिमम ज्ञात करना है, CP प्लस PD, एक्चुअली ये CD क्या है, इनका जोड़ी तो है। ये अगर तुम्हें मिनिमम रखना है, ये अगर तुम्हें कम से कम रखना है बेटा, तो इन दोनों को इक्वल इक्वल रखना पड़ेगा। ऐसा कभी पढ़ा है आपने अलजेब्रा में? इसको भी 135, इसको भी 135, तब जाकर ये बनेगा 135 के बराबर। अगर आप इन दोनों को बराबर बराबर पुट करेंगे, अगर इन दोनों को बराबर, देखो इसको समझने के लिए ना मैं एक एग्जांपल मान लेता हूं। x और y का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? 50। मान लो दो संख्याएं हैं 50। 50 बनने के क्या तरीके हैं? 50 की बजाय 100 लिखो, 100। ठीक है। अब देखो बेटा इस बात को यूं समझना, मैं इसको 100 गुणा 1 भी कर सकता हूं, मैं इसको 50 गुणा 2 भी कर सकता हूं, मैं इसको 25 गुणा 4 भी कर सकता हूं, मैं इसको 20 गुणा 5 भी कर सकता हूं, मैं इसको 10 गुणा 10 भी कर सकता हूं। इस प्रकार पॉसिबिलिटी है ना? तो आप ये बताओ कि इनका जोड़ आ रहा है 101, इनका आ रहा है 52, इनका आ रहा है बेटा 100, सॉरी माफ कीजिएगा 29, अगर इनका जोड़ आ रहा है 25, इनका जोड़ आ रहा है 20, तो जोड़ अगर तुम्हें कम से कम लेना है, मिनिमम लेना है, तो नंबर इक्वल लेने चाहिए ना? बताओ नंबर इक्वल लेने चाहिए। तो मैंने क्या करा, CD और PD को इक्वल इक्वल ले लिया, तब जाकर बात समझ में आ गई। तो CD की लंबाई क्या आएगी? 2√135 आएगी कम से कम, 2√135 आएगी। 135 का मतलब होता है 9 गुणा 15, 3 बाहर आ जाएगा, 6√15 आपके सवाल का उत्तर बन गया। यानी पीढ़ी की जो न्यूनतम लंबाई है ना, न्यूनतम लंबाई जो आएगी वो 6√15 आएगी। यानी ज्योमेट्री के सवाल में थोड़ा सा डाल दिया अलजेब्रा, सवाल को तड़का लगाने के लिए, फ्राई करने के लिए। एक आखिरी कंसेप्ट बचा है बेटा, एक आखिरी, आपने कोड की लंबाई तो पढ़ ली, आपने कोड की लंबाई तो पढ़ ली है, कोड डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की आएगी तो आप ज्ञात कर पाएंगे। अब बेटा कुछ छोटे मोटे सवाल और पढ़ लीजिए। देखिए ये एक थ्योरिकल पार्ट है, 15-20 मिनट में पूरा हो जाएगा, लेकिन आप ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। DCT TCT पढ़ेंगे बिल्कुल बेटा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। देखिए बेटा मैं आपके सामने ना 2 सर्किल बनाना चाह रहा हूं, 2 सर्किल। अब 2 सर्किल की क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती हैं? 2 सर्किल या तो बनेंगे बहुत दूर दूर, आपस में कोई टच ही नहीं कर रहे, एक आपस में हल्का हल्का टच कर रहे हैं, बाहर से टच टच मिल रहे हैं, एक 2 सर्किल आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे, अंदर से टच कर जाएंगे, या एक दूसरे के अंदर बन जाएंगे। ऐसे मैं आपको देखो कुछ कंसेप्ट बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए मैं आपको 2 सर्किल बना रहा हूं, एक थ्योरी तो ये बनती है कि दोनों सर्किल बनेंगे अलग अलग, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है भाई साहब, वो सर्किल अलग है, वो सर्किल अलग है, आपस में कोई इनकी कहानी नहीं बैठ पा रही, इनकी आपस में बनती नहीं है, ये मान लो। एक कहानी भी ये बन सकती है कि 2 सर्किल आपस में टच तो कर रहे हैं, लेकिन हल्का सा बाहर से मिल रहे हैं, एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, हल्का सा थोड़ा सा इनमें ये पॉइंट टच हो रहा है, ऐसे ऐसे।
एक संभावना ये भी बनती है बेटा, एक संभावना ये भी बनती है कि ए दोनों सर्किल ना दूसरा सर्किल इसके अंदर बन जाए और अंदर से ये एक पॉइंट पे टच हो जाए। इनमें एक संभावना ये भी बनती है कि दोनों सर्किल आपस में इस प्रकार कट जाएं। और लास्ट एक संभावना ये बनती है कि यहां पे दोनों सर्किल एक दूसरे के अंदर में आ जाएं बेटा, और जब ये अंदर में आएंगे तो इनकी कोई भी कॉमन टेंजेंट मिल नहीं पाएगी। ऐसे देखो ये 5 पॉसिबिलिटी है। तो मुझे इनमें यह बताना है कि कॉमन टेंजेंट क्या होती है। कॉमन टेंजेंट बेटा, कॉमन टेंजेंट के बारे में समझना है, यानी हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, देखो ये कहां कहां संभव है, कहां कहां बात हो सकती है। तो आइए सुनिएगा, मैं 1 नंबर आकृति की बात कर रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। मेरा क्लास का जो आज अभी बताने का आपको मोटिव है वो है कॉमन टेंजेंट का मामला। कॉमन टेंजेंट का मामला, पहला सिचुएशन ये समझिए दोस्तों, 2 सर्किल मैंने अलग अलग बना दिए, ये वाले, ठीक है। इसका ये केंद्र है, इस केंद्र का नाम है O1। इसका ये केंद्र है बच्चों, इसका नाम है O2, ठीक। दोनों के केंद्रों के मैंने देखो इसकी बनाई एक कॉमन टेंजेंट जो इन दोनों को बाहर से टच करते हुए जा रही है। क्या बच्चों ए बी इनकी कॉमन टेंजेंट है क्या? और इसी प्रकार मैं नीचे भी एक इस प्रकार की लाइन ड्रॉ कर सकता हूं जो इन दोनों को ऐसे टच करते हुए जा रही है, इसका नाम है सी डी। तो ये आप ध्यान रखना, ये जो ए बी और सी डी है ना, इन दोनों की लंबाई बराबर आएगी और इसका बच्चों नाम होता है डी सी टी, यानी इसे बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। शॉर्ट नेम प्यार से इसको डीसीटी भी कह देते हैं। जब कभी आपको डीसीटी लिखा मिले, डीसीटी समझ लेना डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात कर रहे हैं। सर हिंदी में नाम क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। डीसीटी, डीसीटी होता है बेटा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। आप मुझे बताइए बेटा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ज्ञात कर सकते हो? करूंगा, कैसे ज्ञात करनी है आपको बताऊंगा। फिलहाल एक बार ये समझ लेना बेटा, देखो इस पर ना 2 टेंजेंट और भी बन सकती हैं। मुझे दोनों को टच करवाना है तो इस प्रकार की 2 टेंजेंट और मान लूं क्या, ये वाली देखो व्हाइट कलर वाली टेंजेंट है, ये भी इनको टच करते हुए जा रही है, ई एफ मान लो, ई एफ। और एक इस साइड में ऐसी और मान लेता हूं, इसे टच करते हुए ये वाली, मतलब ये लाइनें तिरछी लाइनें बेटा, ये इजी समझो, इजी बात है। तो तिरछी लाइनें हैं, तो आप ये कह सकते हो क्या कि सर ई एफ और जी एच ये आपस में टीसीटी बराबर होंगी। टीसीटी का मतलब होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, हिंदी में बोलते हैं तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। इज इट फाइन, इज इट क्लियर? नाम समझ में आ गए तुम्हें? नाम समझ में आ गए? यानी आप ये बताओ बेटा, अगर 2 सर्किल बाहर है, दूर दूर हैं, तो उनमें 4 कॉमन टेंजेंट बन सकती हैं। 4 बन सकती हैं। 2 तो बनेंगी तिर्यक और 2 बनेंगी डायरेक्ट, यानी 2 बनेंगी डीसीटी, 2 बनेंगी टीसीटी। डीसीटी आपस में बराबर, टीसीटी आपस में बराबर। डीसीटी का मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, टीसीटी का मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये दोनों पॉइंट समझ में आए तो मुझे बताइए, मैं आगे बढ़ता हूं। दूसरा पॉइंट, अगर बेटा कभी कुछ ऐसा हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, लोगों पे राधा 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 नाम हो जाए। सुनो, ये बेटा आपके सामने 2 सर्किल हैं, इसका सेंटर है O1, इसका सेंटर है O2। ये बाहर किसी बिंदु C पर टच कर रहे हैं, ये C को हल्का फुल्का कहीं मिलते हैं। आप मुझे बताइए, इनमें ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी? इनके नाम दे लो, ए बी सी डी। इनमें ए बी सी डी कुछ और नहीं है,
उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है और ध्यान रखना AB और CD की लंबाई आपस में बराबर होती है। तीसरी बात, अगर मैं इसमें एक टेंजेंट और बनाऊं जो इन दोनों को भी काट रही है, ये पॉइंट C नहीं है, इस पॉइंट को PQ मान लो, PQ, और ये R पे कटती है, तो बेटा ये PQ भी इनके बराबर ही आएगी, PQ भी इनके बराबर आएगी। मैक्सिमम 3 स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं, मैक्सिमम 3 स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं, 3 टेंजेंट बन सकती हैं, 3। ये बराबर क्यों होगी सर? अरे ये बात तो पता ही है ना तुम्हें कि AP और PR बराबर है, नीचे से ये CQ और ये बराबर है, तो ये पूरी लाइन इनके जोड़ के बराबर ही तो आ गई। वो टेंजेंट वाली थ्योरम है, आप कब से पढ़ते आ रहे हो बेटा, एक जमाना बीत गया आपको पढ़ते हुए। क्लियर है? अगर कोई 2 सर्किल बाहर से टच करते हैं तो उनपे मैक्सिमम 3 टेंजेंट बन सकती हैं। राधे राधे राधे। अरे इंटरनली टच, अगर कोई सर्किल बेटा 2 अंदर से टच करते हैं किसी बिंदु पर अंदर से, तो बताओ इनकी कॉमन टेंजेंट केवल एक ही बनेगी ना? क्या इनकी कॉमन टेंजेंट केवल एक ही बन सकती है? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा केवल और केवल एक बन सकती है। ओनली वन कॉमन टेंजेंट कैन बी पॉसिबल, मे बी पॉसिबल। और अगर दोस्तों अगर एक सर्किल के अंदर एक सर्किल आ जाए तो उनकी कॉमन टेंजेंट बनती नहीं है, तो ये बताने की नीड नहीं है मुझे। मैं समझता हूं कि आपको ये बात पता होगी कि एक सर्किल के अंदर बनाओगे तो कॉमन टेंजेंट तो बनती नहीं है, इस पर आपको काम करने की नीड नहीं है। अब जो चौथा कंसेप्ट बता रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा डिटेल में समझना, इस पर तुम्हें सवाल मिलते हैं भर भर के। एक सर्किल है, ये दूसरा सर्किल है, इसका केंद्र है O1, इसका केंद्र है O2, ये है। इनकी बेटा कॉमन टेंजेंट बताओ 2 बन सकती है क्या ये वाली? अरे इन पे कोई आपसे पूछे कि भैया कॉमन टेंजेंट कितनी बनाइएगा, तो कॉमन टेंजेंट 2 बनेंगी क्या? 2। अरे यार क्या हो गया इसको, हाँ, ये वाले AB और एक CD। पहले बच्चों ये मान लो AB है, कॉमन टेंजेंट है, ये CD है, ये इनकी कॉमन टेंजेंट है। अगर मैं इनमें इसे मिला दूं तो ये जो बीच में एक जीवा बन रही है ना, जीवा कोड, क्या ये इन दोनों की कॉमन कोड है क्या बेटा? देखो इधर वाले सर्किल के लिए भी कोड का काम कर रही है, इधर वाले सर्किल के लिए भी कोड का काम कर रही है, ये दोनों के लिए कोड बनती है। यहां पर एक समझने वाली बात है, सुनिएगा। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाता हूं तो क्या ये फर्स्ट वाले सर्किल की रेडियस है? क्या मैं इसको R1 कह दूं? अगर मैं इसको मिला दूं बेटा इसको, तो क्या ये R2 बनेगा? और ये तीसरा बच्चों मैं अगर इनको सामने से मिला देता हूं तो ये क्या है? D का मतलब दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी। अब सवाल जो बनेगा ना उसमें आपसे इसका मान पूछेगा, इस कॉमन कोड का मान पूछेगा। तो एक बात बताओ, ये एक ट्रायंगल बन गया क्या? ट्रायंगल R1 R2 और D से मिलाकर एक ट्रायंगल बन गया। तो इसमें आप तरीका लगाओगे कौन सा, जो हमने बचपन से पढ़ते आए हैं, एरिया वाला। अगर मुझे तीनों, अरे तुम्हें कैसे पता फरीदा, या इस तरह से है, दोनों की रेडियस अलग अलग हो सकती है ना, एक की रेडियस 8, एक की रेडियस 5 हो सकती है, ऐसे थोड़ी है कोई, ऐसे मत किया करो। ये मतलब मान लो मैंने आपको कुछ बता दिया, मैंने कहा ये 8 है, ये 5 है, ये 4 है, कुछ बता दिया, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सर अगर ये दोनों सर्किल आपस में टच करते हैं तो मैं तीनों भुजाओं से इसका एरिया ज्ञात कर लूंगा, फिर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से एरिया ज्ञात करूंगा, उससे उससे बेटा मेरे को ये लाइन मिल जाएगी। और ये क्या होगी? इस कॉमन कोड का हाफ होगी, डबल करते ही कॉमन कोड मिल जाएगी। सवाल करेंगे ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तरीका पता लगना चाहिए। पहले हम हीरोन्स के फॉर्मूलों से चेक करेंगे एरिया कितना आ रहा है, फिर अपना तरीका लगा के सवाल को सॉल्व कर लेंगे, और क्या। बात समझ में आ रही है? तुम केवल चाहे बेटा फॉर्मूले पढ़ लो, बाकी काम मत करो, फॉर्मूले पढ़ लो, ताकि सवाल तो खुद से भी कर पाओगे। तो अब अपनी कॉपी में आप लगा दो हेडिंग बेटा DCT के बारे में। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की बात हो रही है, और वो भी कौन से वाली? अनुप्रस्थ।
ये बाबूजी मेरे पास दो सर्किल है, ये मेरे पास दो सर्किल हैं। डीसीटी की फुल फॉर्म बताने की नीड मैं समझता नहीं हूं, पहले आपको बता चुका हूं, इसलिए ए बी सी डी। बेटा ये बताओ, ये ए बी और सी डी क्या है? ए बी और सी डी क्या है? तो आप कहना सर ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, डीसीटी है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, मुझे ना इनकी लंबाई ज्ञात करनी होती है। एक्चुअली सवाल तुम्हें डायरेक्ट पूछेगा इनकी लंबाई ज्ञात करो, तुम बिना ज्यादा डायग्राम बनाए समझ लेना बेटा। ये O1 है, ये O2 है, दो केंद्र हैं इनके, इनके बीच की दूरी सपोज कीजिए D है। केंद्रों के बीच की दूरी D इज अ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। केंद्रों के बीच की दूरी है बच्चों D। आप मुझे बताइए ये वाली दूरी कितनी R1 आएगी क्या? ये इसकी रेडियस आएगी क्या? और ये इसकी रेडियस आएगी। तो ये जो बेटा कॉमन टेंजेंट है ना, ए बी हो या सी डी हो, इसकी लंबाई तुम्हें कभी ज्ञात करनी हो तो आप लिख लेना डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। डी लिख लेना बेटा R1 माइनस R2 का स्क्वायर। बस इतनी सी बात को लगा दीजिए, इतना सा पॉइंट लगा दीजिए। ये फॉर्मूला मैंने कैसे लिखा, ये बात अगर साबित करना चाहते हो आसान सी बात है, कुछ नहीं करना बेटा। आप इस डी के पैरेलल एक लाइन खींच दो, यहां पे आप इस डी के समांतर एक लाइन खींच दो। अगर ये R2 है तो ये भी R2, और ऊपर क्या बन गया R1 माइनस R2। ये कितना बन गया? ये डी है दोस्तों, ये डी है दोस्तों। ये एंगल स्पर्श रेखा और त्रिज्या का था 90 डिग्री। तो आपको हाइपोटेनियस दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस से बनाया गया दोस्तों, पाइथागोरस से। ये डी का स्क्वायर है माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर है, कोई अलग तरीका नहीं है। पाइथागोरस को इंप्लीमेंट करके फॉर्मूला बनाया है। डीसीटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। समझ में आया तो बताइए, आपको फॉर्मूला कैसे बना ये बात भी आपको पता लगनी चाहिए। समझ में आया तो मुझे बता दीजिए। चलिए एक और काम कर लेते हैं बेटा, एक और बात कर लेते हैं। जैसे आपने डीसीटी पढ़ा है वैसे टीसीटी होता है। अब टीसीटी में भी सेम कंसेप्ट है, सेम बात है बेटा। वही देखो दो सर्किल हैं, वही दो सर्किल हैं, वही आपके सामने इस प्रकार की लाइनें आ रही हैं दो। मान लेना कि टच कर रही हैं, मैंने थोड़ा सा डायग्राम ऊपर से बदल की बार मान लेना। बेटा ये जो टीसीटी होती है ना, इसका भी कुछ नाम देने की नीड नहीं है, बस समझ लो टीसीटी जो होती है, टीसीटी इसमें बनेगा डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। उसमें माइनस होता है, इसमें प्लस बनता है। तरीका वही है, मेथड वही है, कोई अलग कहानी नहीं है। जैसा आपने उस क्वेश्चन में पढ़ा था सेम प्रकार की बात यहां मिलती है। दोनों प्रकार की बातें आपको यहां मिलती हैं। और एक बात बताओ बेटा, तुमको ये बात पता है ना कि डीसीटी हमेशा टीसीटी से बड़ी आती है। डीसीटी ऑलवेज टीसीटी से बड़ी आती है, यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये इनके बीच का रिलेशन है, ये दोस्तों इनके बीच का रिलेशन है। अगला कंसेप्ट एक और सीख लो फटाफट से, समय की अपार कमी मुझे महसूस हो रही है। 10-15 मिनट क्लास फालतू चलेगी तो भी कर लेना, पैनिक मत होना। अगर दो सर्किल बाहर से टच करेंगे, अगर दो सर्किल बाहर से टच करेंगे ऐसा, तो बेटा बताओ इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? ये O2 है, ये O1 है। तो इसका जो D बनेगा, केंद्रों के बीच की दूरी बनेगी, केंद्रों के बीच की दूरी बनेगी, वो D जो है D, क्या R1 प्लस R2 बनेगा? और वही देखो, ये कोई नया तरीका नहीं है, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है दोस्त, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। ये जो कॉमन टेंजेंट आ रही है इसकी लंबाई का फॉर्मूला आपने किया था ना, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। डी की जगह आप ये पुट कर दो, ये पुट करोगे तो बनेगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 माइनस R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2R1 R2। यानी ये सारी लाइन सॉल्व करूंगा, R1 R2 कट जाएंगे। 4R1 R2 में से 4R1 R2 में से 2 बाहर आ जाएगा, 2 के अंदर रूट में आ गया R1 R2। ये तरीका है। इस फॉर्मूले को बनाया कैसे, इस फॉर्मूले का डेविएशन कैसे हुआ, ये डेविएशन भी आपके समझने वाली बात है, इसको भी नोट कर लेना। ये फॉर्मूला हमने इस प्रकार से ड्राइव किया है कि आपको क्लियर हो गया।
पंखा बंद कर लेना। एक लास्ट और प्यारा सा कंसेप्ट और सीख लो, फिर अपन सवाल करेंगे फटाफट से। दो सर्किल बेटा मान लीजिए बाहर से टच कर रहे हैं। अरे जो बातें बता रहा हूं कुछ कुछ आपको समझ में आ रही है थोड़ी बहुत क्या? कहीं ये तो नहीं है कि कह दो सब नहीं, कोई बात ही पल्ले नहीं पड़ रही हमारे तो। ये दो सर्किल है बेटा बाहर से टच कर रहे हैं और ये इनकी आ गई डीसीटी, ये इनकी आ गई डीसीटी, ये इनका आ गया डीसीटी। ठीक है, इसकी रेडियस को मान लो ए, इसकी रेडियस को मान लो बी, इसकी रेडियस को मान लो ए, इसकी रेडियस को मान लो बी। ये केंद्र है O1, ये केंद्र है O2। अब ना एक इन्होंने कई बार एग्जाम में सवाल डायरेक्ट दिया है बच्चों, एक तीसरा छोटा सा सर्किल और है जो इनके बीच में यहां बना दिया आपने छोटा सा, और इसकी रेडियस कितनी है सी, ये है। तो यहां से ना एक फॉर्मूला निकल कर आता है बेटा। फॉर्मूला क्या है एक बार सुनिएगा ध्यान से। मैं तुम्हें एक बात सिखाना चाहता हूं बेटा, एक बात तुम्हें कहना चाहता हूं। ये मान लो ए है, ये बी है और ये पॉइंट मान लो सी, ये पॉइंट सी है। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो एसी है एसी, क्या इस O1 वाले और इस O3 वाले सर्किल की कॉमन टेंजेंट है क्या, डीसीटी है क्या? अरे एसी का मान क्या आएगा, एसी का मान तो आप कहना गुरुजी ये इनकी कॉमन टेंजेंट है, 2√R1R2 होता है, R1R2 का मतलब हो गया एसी, 2√AC हो गया। इसी प्रकार अगर मैं बीसी का मान ज्ञात करूं, बीसी का, तो बीसी इन दोनों की कॉमन टेंजेंट आ रही है, इसका मतलब ये हो गया 2√BC। अगर मैं AB का मान ज्ञात करूं, AB, तो दोनों बड़े वालों की कॉमन टेंजेंट है, इसका मतलब होगा 2√AB। बताओ बनेगा? 2√A1AB वाला फॉर्मूला ये बेटा। आप ये भी तो जानते हो कि सर AB का मान एक्चुअल में AC और BC का जोड़ी तो है। देखो दो तो इन सब में कट जाएगा, दो तो इन सब में कट जाएगा, तो ये आपके लिए एक कहानी नई बनकर आ गई ऐसे वाली। अगर मैं पूरे सवाल को √ABC से भाग कर दूं, √ABC से भाग कर दूं, तो कंक्लूजन आ जाएगा जी, इसे लिख लेना। अगर कभी इस प्रकार की कहानी आपको मिले तो आप समझ लेना इस आकृति में √1/A 1/B बराबर होता है 1/√C के। ये इनकी रेडियस को ज्ञात करने का तरीका होता है बेटा। डायरेक्ट इस बात को इंप्लीमेंट करना एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये बात आपको पेपर में पता लगनी चाहिए। बताओ समझ में आया क्या? अब हम फटाफट से गोली की स्पीड से कुछ सवाल कर लेते हैं। दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी 61 सेंटीमीटर है, त्रिज्याएं 35 और 24 है। वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा डायरेक्ट कॉमन डीसीटी, डीसीटी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं दोस्तों कि डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। डायग्राम बनाने की नीड थोड़ी है, 61 का स्क्वायर है माइनस R1 माइनस R2 11 का स्क्वायर है। प्यारे बच्चों 60 11 61 का होता है एक ट्रिपलेट, याद है? 60 11 61 का एक ट्रिपलेट होता है, 60 11 61 का ट्रिपलेट होता है। पुट कर दीजिए बस। ये सवाल ट्राई करना, मैं पानी लेकर आ रहा हूं 1 मिनट में, आप ये सवाल ट्राई करना। क्या बात है जी, आप लोगों का उत्तर ए आ भी गया, बहुत बढ़िया, काबिले तारीफ। देखो बेटा जो केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को नहीं काटती, इसका मतलब डीसीटी की बात कर रहा है। डीसीटी की बात करोगे तो केंद्रों के बीच की दूरी 6.5 का स्क्वायर माइनस इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 3.2, सॉरी व्यास है ये 2.4 है और ये 4 है, 1.6 का स्क्वायर। सर वर्ग याद ना हो तो a प्लस बी ए माइनस बी कर लें, इनका जोड़ बनेगा 8.1 और अंतर कितना बनेगा 4.9। तो यहां से आ गया 9 और 7 63, 6.3 आंसर आ गया बेटा। क्या बच्चों इन सवालों के लिए आपको डायग्राम बनाने की नीड है क्या? आपको लगता है क्या डायग्राम बनाएंगे तो ही बन पाएगा सवाल?
अच्छा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समरूपी वृत्त हैं बेटा, दोनों की त्रिज्या मतलब 10 है, 10 है 2 है। इनकी डीसीटी की लंबाई आपको 25 दी गई है, तो टीसीटी की लंबाई पूछी है। एक बात मुझे बताइए, डीसीटी आपको दिया हुआ है 25, तो टीसीटी की लंबाई आपसे पूछी है, टीसीटी की लंबाई ज्ञात कर पाओगे क्या? सॉरी 26 है, 26, 25 नहीं है 26 है, वो इंग्लिश हिंदी में फर्क आ गया, 26 कर पाएंगे सवाल? अरे कर पाएंगे क्या? टीसीटी, टीसीटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? टीसीटी का मतलब होता है केंद्रों के बीच की दूरी डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। ये जो डी है, ये केंद्रों के बीच की दूरी 26 ही तो आएगी, R1 प्लस R2 यानी 20 का स्क्वायर। ये सवाल है, तो 20 का और 46 हो गया, और ये घटाओगे तो 6 हो गया, 23 और ये 2 तो बाहर निकाल दीजिए, 23 या 69, उत्तर आ गया 269। अरे तुम्हें ये पता है ना इस सवाल में डी को मैंने कैसे मान लिया? डी को कैसे मान लिया? अगर दो वृत्त है, ये समरूपी है, समरूपी का मतलब क्या है? इनका साइज एकदम सेम है, साइज एकदम सेम है, दोनों की रेडियस एकदम सेम है, ये बोला है। तो इनका जो डीसीटी होगा, डीसीटी वो एकदम यू लाइन सीधी जाएगी, और यही तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी होगी, यही तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी होगी ना। ये O1 O2 जो है यानी डिस्टेंस होती है, ये डीसीटी की लंबाई के बराबरी तो आएगी बेटा। 8 और 6 त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहर में स्पर्श करते हैं, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? क्या ज्ञात कर सकते हैं? डीसीटी ज्ञात कर पाएंगे बेटा? इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनती है, क्या होता है? 2 रूट R1 R2 होता है क्या? अरे ये तो किया था आपने, ये रहा, भूल क्यों जाते हो? ये रहा, ए बी बराबर आता है 2 रूट 1 रूट 2, तो चेक कर दो क्या बनेगा सवाल। 2 गुना 8 छिका 48, खत्म। 48 को लिख पाओगे आप? क्या कर पाओगे? 16 तिया 48, 8 रूट 3, रूट 3 का मतलब होता है 1.73, 8 तिया 24 का 2 हांसिल, 56 2 58 का 5 हांसिल, नहीं 58 का 8 5 हांसिल, 8 5 13, 13 के समथिंग उत्तर बनेगा ए। सवाल तुम्हें तेज गति में बता रहा हूं, समझ में तो आ रहे हैं? क्योंकि बेटा देखो, इन पर ना डायरेक्ट फॉर्मूले ही अप्लाई करने हैं, इन पर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले ही अप्लाई करने हैं। डीसीटी टीसीटी में कुछ फर्क नहीं है, बस उसमें R1 माइनस R2 है, उसमें R1 प्लस R2 है। केंद्रों के बीच की दूरी आपको सवाल में दी जाएगी, सवाल को इंप्लीमेंट कर दीजिएगा। दिए गए चित्र में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो सर्वांगसम वृत्तों को दो बेनिस स्पर्श रेखाएं AB और CD है। ध्यान देना, AB है इसकी डीसीटी और CD है इसकी टीसीटी, ठीक है। CD की लंबाई 24 है बेटा, ये CD की लंबाई 24 है, ये 24 है। तो आपको AB की लंबाई ज्ञात करनी है, आपको AB की लंबाई ज्ञात करनी है। इस AB की लंबाई कितनी आएगी? 26 आ जाएगी क्या? कैसे आ जाएगी? कैसे आ जाएगी सर, पता नहीं चला भाई। टीसीटी का फॉर्मूला क्या होता है? टीसीटी का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर डी स्क्वायर R1 प्लस R2 का स्क्वायर। टीसीटी का मतलब हो गया बेटा 24, डी स्क्वायर मुझे पता नहीं है, लेकिन R1 और R2 5 5 है, 10 का स्क्वायर हो गया। तो ऐसे में डी स्क्वायर बताओ 676, और डी का मान 26 आएगा। प्यारे बच्चों, अगर ये दोनों सर्किल बिल्कुल एक जैसे हैं, तो जो केंद्रों के बीच की दूरी है डी, क्या यही तो इनकी डीसीटी की लंबाई होगी? जो ये वाला मैंने 26 ज्ञात किया है, ये और ए बी क्या बराबरी तो आएगा? बस इतना सा खेला करना है, और तुम्हें सवाल में करना भी क्या है, इससे ज्यादा इजी बात तो बेटा हो भी क्या सकती है। अच्छा, रेशो पूछा है डीसीटी टीसीटी का, डीसीटी और टीसीटी का रेशो पूछा है बेटा। डीसीटी का फॉर्मूला क्या होता है? डी स्क्वायर, केंद्रों के बीच की दूरी 10, 10 का स्क्वायर 100, माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। R1 माइनस R2 कितना होगा बेटा? R1 माइनस R2 1 का स्क्वायर करना है, इसमें 100 माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, तो ये आ गया रूट में 99, और ये आ गया रूट में 51। तो आप इनको रूट 3 से काट दें, रूट 3 से, तो ये आ जाएगा रूट 33 और ये रूट 17, उत्तर बन जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने का काम चल रहा है,
सवाल में अपन कुछ रिसर्च नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा रहे हैं और लगाते ही सवाल का उत्तर बन जा रहा है दोस्तों। ये आपने साबित किया था ना अभी क्लास में, ये यहां साइन आएगा बराबर का, ये मैंने आपको साबित करके बताया था, 1/√b 1/√b बराबर 1/√c। खत्म। क्यों होता है ये बताने की नीड नहीं है, पेपर का पूछा हुआ सवाल है, डायरेक्ट थ्योरम है, अप्लाई करके मैंने आपको बता दिया था। ये सुनिएगा, इसमें आपको उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। दोस्तों एक बात मुझे बताइए, दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं 30 और 40 है। अगर इनकी त्रिज्या 30 और 40 है और केंद्रों के बीच की दूरी 50 है, इसका मतलब ये आपस में अंदर कटते होंगे क्या? अच्छा बेटा, हैप्पी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बेटा 30 और 40 में इनकी रेडियस थी और केंद्रों के बीच की दूरी 50 थी, तो इसका मतलब ये आपस में कहीं ना कहीं इस प्रकार कट के बनाओगे, ये इनके केंद्रों के बीच की दूरी आ गई 50। O1 है, O2 है, ये दूरी 50 है। तो यार एक बात बताओ, 30 40 50 पे तुमको राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया? 30 40 50 पे तुमको राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया क्या? ये 40 है, ये 30 है और ये पूरा 50 बनेगा। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है बेटा, उभयनिष्ठ जीवा का मतलब ये लंबाई ज्ञात करनी है। तो आप एक बात बता दो, हीरोन्स के फॉर्मूले से या किसी भी प्रकार से आप ये आधी दूरी ज्ञात कर पाओगे? आधी दूरी आप कहोगे हाँ सर ये मुझे पता ही है, ये दूरी मुझे पता ही है सर, आधी दूरी। तो एरिया कितना आएगा? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर आएगा 1/2 गुना आधार गुना, इसका नाम दे लो AB, दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, AB। तो ये 1/2 कैंसिल हो गया, 0 से 0 गई, 5 से कट गया 8 बार। AB का मतलब आ गया 24। AB 24 है तो पूरी जीवा बताओ 48 बन जाएगी क्या? पूरी जीवा बताओ 48 बन जाएगी? अरे वही तरीका है, ट्रायंगल का एरिया ज्ञात कर लेंगे ना, ट्रायंगल का एरिया ज्ञात कर लेंगे और एरिया को इक्वल प्लेस करके, एरिया को इक्वल प्लेस करके हम अपनी हाइट ज्ञात कर लेंगे, और जो हाइट आएगी वो जीवा का आधा भाग आएगी, जीवा का हाफ पार्ट आएगी बेटा। देखो ये सवाल तुम्हें बता रहा हूं, सीधा करना, डायग्राम मत बनाओ। दो वृत्त हैं, एक की त्रिज्या 7 है, एक की त्रिज्या 5 है, केंद्रों के बीच की दूरी 10 है। तो अगर मैं इसका हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालूंगा, 7 5 2 का, 7 5 12 22 का आधा हो गया 11, 11 में 7 गए 4, 11 में 5 गए 6, 11 में 10 गया 1, बराबर बेस आपको 10 लेना है। और जीवा AB ना, AB, ये AB का हाफ आता है। बताओ, जो मैंने ये एक लाइन लिखी है इसको समझ पा रहे हो? पहले मैंने 7 5 10 से हीरोन्स का फॉर्मूला लगा दिया, 1/2 गुना 10 गुना ऊंचाई, ऊंचाई जो होगी वो जीवा का हाफ होगी, ऐसा ट्राई कर दिया। तो आपने कहा सर इसमें से तो 2 बाहर आ जाएगा, √66 बराबर 2 से कटेगा 5 और बस और नहीं कट पाएगा, 5/2 AB। तो AB का मतलब आ गया 2 दूनी 4, 4√66/5, सवाल का उत्तर आ गया B। आपको इस प्रकार ज्ञात करना है बेटा, वो डायग्राम वायग्राम हर सवाल पे नहीं बनाने हैं, आपको सवाल पे माथापच्ची नहीं करनी है, डायरेक्ट इस प्रकार में इंप्लीमेंट करने का प्रयास कर दीजिए, मामला खत्म। 39 नंबर सवाल भी ऐसा ही है क्या? 10 और 17 27 27 28 48 का आधा 24, रूट के अंदर करोगे 24 गुना 14 गुना 7 गुना 3 बराबर 1/2 गुना आधार गुना ये AB का हाफ बनेगा, खत्म बात। बेटा ये आपने पढ़ा है क्या 10 17 21 वाला, इसका एरिया 84 आया था, 1/4 गुना 21 गुना AB, 21 चौका 84, 4 चौक 16, AB का मतलब 16 आ गया, मामला खत्म। तेज तेज तुमको सवाल करके बता दिए, तेज तेज तुमको कहानी बता दी बेटा। ये उभयनिष्ठ जीवा कभी ज्ञात करनी हो लिखना है बेटा, ऐसा नहीं है कि आप डायग्राम बनाने बैठ जाओ और ट्राई करें, तो कोई माथापच्ची करने की नीड नहीं है। √3R बेटा, अगर ये एक दूसरे के केंद्र से जा रहे हैं, अगर ये एक दूसरे के केंद्र से जा रहे हैं, इसका मतलब कि उनके बीच की दूरी, डिस्टेंस जो होगी, डिस्टेंस क्या वो R के बराबर होगी? अगर दो सर्कल एक दूसरे के केंद्र से जा रहे हैं तो केंद्रों के बीच की दूरी जो आएगी, क्या वो R के बराबर ही तो आएगी? ये दूरी R के बराबर आएगी। अगर ये R है दोस्तों, ये भी R है और ये भी R है, ये ट्रायंगल कैसा बन गया बेटा?
ये ट्रायंगल कैसा बन गया? ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या तुम्हें इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट ज्ञात करनी आती है? क्या तुम्हें इसकी हाइट ज्ञात करनी आती है? इसकी हाइट होती है √3/2r, यही होती है। लेकिन जीवा ज्ञात करनी है तो इसका दुगना करना पड़ेगा, दुगना करना पड़ेगा, बटा में 2 हट जाएगा, मामला खत्म। और क्या? ये सवाल आप लोग कर ही सकते हैं, मुझे बताने की नीड नहीं है। ट्रिपलेट पर सवाल चलेगा, ट्रिपलेट पे 20, 24, 12 ट्रिपल चलेगा ये वाला बेटा। ये बताने की नीड नहीं है। 2 त्रिज्याएं हैं सवाल की और ये आपस में इस प्रकार कटती हैं, तो आप कहना पता लग गया कि कहानी तो ट्रिपलेट की बनेगी। अब ट्रिपलेट को कितना बढ़िया सेट कर पाते हो वो तुम्हारा टैलेंट है। सुनिएगा, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आपको दी गई है 24। उभयनिष्ठ जीवा आपको 24 गई है, तो आपको ये कह सकता हूं कि ऊपर का पार्ट 12 बनेगा। सर इसकी जीवा 20 है, ये 20 है, ये 12 है, तो ये 16 बनेगा। ये 12 है, ये 37 है, तो ये 35 बनेगा। केंद्रों के बीच की दूरी कितनी आ गई? 51। केंद्रों के बीच की दूरी कितनी आ गई? 51 है। ट्रिपलेट को पुट करने वाली बात थी बेटा, ट्रिपलेट को पुट करते तो सवाल तुम्हारा बड़ी आसानी से बन जाता। और ये भी सेम सवाल है, ये भी सेम सवाल है बेटा। इसमें 15, 12, 18, 9, 15 और 9 से एक तो 12 बन जाएगा, और 144 में से 9 गए, 144 में से 81, अरे क्या हो गया, 12, 9, 15 हो गया, ठीक है, ट्रिपलेट एक तो गया, ये 12 हो गया, 144, 144 में से घटाओ आप 81, 3√7, ये लो, तो ये बन गया 12 + 3√7, और ये आपका काम बच्चों हो गया कंप्लीट। ज्योमेट्री की बातें हो गई आपकी कंप्लीट। पूरा 28 लेसन 56 घंटे में आपने ज्योमेट्री पढ़ी है, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक चीजों को प्रूव करते हुए। बेटा आप लोग इस कोर्स पे रेटिंग मत दीजिएगा, जब कोर्स आपका पूरा होगा लास्ट में एक वो रेटिंग की ऑप्शन आता है, तो अगर आपको चीजें समझ में आई, कैसा लगा, आपका फीडबैक हमें उसमें जरूर लिखकर दीजिएगा, ताकि हमें अगले बैच के लिए मोटिवेशन मिले। अपडेट सेक्शन में शीट में अभी डाल रहा हूं बेटा, तुरंत ही आपको, वो मेरे माइंड में है, बस 5-7 मिनट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार सभी का, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत बेटा, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।